मैंने ये सुना है कि फर्स्ट ईयर में तो मतलब बच्चा जब इतना कूल रहता है कि भैया क्या है देख लेंगे कॉलेज है, और मोस्टली स्टूडेंट सेकंड ईयर में जीरो हो जाता है क्योंकि पहले साल की बहुत सारी बैक लग जाती है। तो उसमें 50% आपको क्रेडिट्स कंप्लीट करना होता है, नहीं तो ईयर बैक मतलब वो साल दोबारा रिपीट आपको करना पड़ेगा। तो मुझे डाउट था कि भाई मेरे पे मैथ्स नहीं है तो मैं पढ़ भी पाऊंगा नहीं पढ़ पाऊंगा, क्योंकि अकाउंट्स थी फाइनेंस था, तो मुझे बहुत था कि भाई मैं फेल ना हो जाए, मेरे बैक ना आ जाए। अगर आप बीबीए परचेज कर रहे हो तो कोशिश करो कि आप ऑनलाइन या फिर टोल के थ्रू ना करो, डिस्टेंस से आप रेगुलर करो तभी बेनिफिट है। कोई वेस्ट दिल्ली का बच्चा साउथ में जाएगा, गुड़गांव साइड जाएगा तो उसे काफी अजीब लगता है कि भाई मैं कहाँ पे आ गया, तो अलग ही जगह है, जन्नत सी आ गई। क्योंकि प्रायोरिटीज चेंज होती है, स्टूडेंट्स की प्रायोरिटीज टाइम के साथ या फिर किसी की भी प्रायोरिटी ये एनवायरनमेंट के हिसाब से ही चेंज होती है। क्योंकि मैंने ऐसे काफी लोग देखे हैं जो कॉलेज में तो काफ़ी टॉप पे रहते हैं ना, जिनके मार्क्स काफ़ी अच्छे आते हैं, बट उनको जॉब उस लेवल पे नहीं मिल पाती। क्योंकि अगर मेरे मार्क्स हैं काफ़ी अच्छे, मैंने 9.9 लेके आया हूँ, और वहीं पे एक सेकंड ऑप्शन है कंपनी के ओनर के पास कि दूसरा बच्चा जिसकी स्किल्स अच्छी है बट उसके मार्क्स इतना अच्छे नहीं है, तो उससे पहले इम्प्रूवमेंट मिलेगी, तो मेरे को चॉइस फिलिंग बाद में रहती है। कौन सा एक ऐसा स्किल आप सजेस्ट करोगे स्टूडेंट को कि उसको हेल्प कर सकता है इन टर्म्स ऑफ प्लेसमेंट? हर तरीके का फ्रेंड होना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि अगर आप खाली फ्रेंड्स बना रहे हो पढ़ाई वाले तो वही हमेशा काम आएंगे। टेढ़े लोग भी लाइफ में होने जरूरी है, क्योंकि कुछ जगह पे वही काम आ सकता है। आज कैंपस नहीं जाना, या तो आज 2 क्लासेस होंगी तो बच्चा सोचता है भाई 2 क्लास भी पूरे नहीं, चलो ग्रुप बनाते हैं कहीं घूमने चलते हैं, पिक्चरें देखते हैं। हेलो एवरीवन, सो आज एक और बार फिर आपका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट के इस नए एपिसोड में, जिसमें हमारे साथ है यश, जो कि ऑलरेडी अपना बीबीए कंप्लीट कर चुके हैं। और बीबीए कैंडिडेट्स को आज बहुत सारे जो है इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, जो बीबीए करने की सोच रहे हैं, क्या पढ़ना होता है, कैसा कॉलेज का एक्सपीरियंस होता है और बीबीए करके आपको क्या क्या करने को आगे मिल सकता है। तो ये हम यश भैया से आज पूछेंगे, जो आप लोगों को गाइड करेंगे फॉर योर बीबीए। तो यश, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्लेटफॉर्म पे। थैंक यू सर। और अपने बारे में सबसे पहले तो एक्सप्लेन करो कि भाई आप किस स्ट्रीम से हो, किस स्ट्रीम से आपने स्टडी करी है अपनी, और कैसे आपको थॉट आया कि मेरे को बीबीए करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी सर, कि आपके साथ आज मैं यहाँ बैठा हूँ और बात कर रहे हैं हम। जी सर मेरा नाम यश है, एज यू नो यश गौर, मैं दिल्ली से हूँ, वेस्ट दिल्ली। बेसिकली मेरा पहले से प्लान था कि मुझे बीबीए करना है, क्योंकि जो मेरे कजन्स थे वो ऑलरेडी सभी एमबीए कर रहे थे या फिर कोई बैंकिंग लाइन में था, तो ये चीज़ तो मुझे क्लियर था कि मुझे बीबीए ही करनी है। बट मुझे थोड़ा डाउट था कि मैं बीबीए करूँ या फिर जनरल नॉर्मल अपना बीए ओपन से कर लूँ। तो मेरे कुछ नॉर्मल फ्रेंड्स हैं, उन्होंने मुझे सजेस्ट करा कि अगर तेरे पास 12th में मैथ्स नहीं है तो तू बीबीए कर सकता है। मुझे उन्होंने गाइड किया, मैंने फिर आपकी वीडियोस भी देखी जिसकी मुझे काफ़ी हेल्प मिली फॉर्म फिल करने में, कॉलेज सजेशन में। उसके बाद फिर मैं आईपी में रजिस्ट्रेशन किया, एग्ज़ाम्स दिए, जो हमारे जो चॉइस फिलिंग्स होते हैं वो सब कंप्लीट करी, एंड आफ्टर दैट फिर मैंने अपना प्रिपरेशन स्टार्ट किया एग्ज़ाम्स के लिए। अच्छा, मतलब वही आपने आईपीयूसीटी का एंट्रेंस एग्जाम दिया, उसके थ्रू आपको आईपीयूसीटी में एडमिशन मिल गया। हाँ जी। तो जब आपको एडमिशन मिला तो उसके बाद फिर कैसे, मतलब अपने कॉलेज में क्या करा, फर्स्ट ईयर आपका कैसा था, नया एक्सपीरियंस होता है क्योंकि क्लास 12th के बाद जस्ट हम नए कॉलेज में जाते हैं, जी। तो कैसा एक्सपीरियंस मिला आपको वहाँ पे? हाँ सर, देखो एक्सपीरियंस जो था मेरा बिल्कुल ही अलग था। मेरे को मतलब ये था कि जैसे स्कूल्स में हम जाते हैं कहीं यूनिफॉर्म वाला तो प्रोसेस नहीं रहेगा, ये सब चीज़ें तो काफ़ी माइंड में रहती है। तो बट ऐसा वहाँ पे कुछ नहीं था यूनिफॉर्म्स को लेकर, क्योंकि नियर बाय में मैंने सर्च आउट किया था और भी काफ़ी कॉलेजेस थे जो यूनिफॉर्म प्रोवाइड करते हैं, बट मेरे जो कैंपस था उसमें ऐसा नहीं था। कौन सा कॉलेज था आपका? मैं ट्रिनिटी कॉलेज, ग्रेटर नोएडा। अच्छा, ग्रेटर नोएडा में ट्रिनिटी कॉलेज में आपको एडमिशन हुआ था। तो मतलब वहाँ पे जैसे देखो, ये तो डाउट है, बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट रहता है कि जब मैं कॉलेज में जाऊँगा तो यूनिफॉर्म तो नहीं पहननी पड़ेगी, और कई सारे कॉलेज यूनिफॉर्म के पैसे भी लेते हैं। यस सर। और मेरे ख्याल से जब कोई हमारे पास जब कोई कंपनी आके आती इंटरव्यू लेती है या फिर, तो वहाँ पे उस टाइम पे पहननी होती है स्टूडेंट्स को ना। सो फिर कैसा मतलब आपको एनवायरनमेंट मिला? क्योंकि मैंने सुना कि ग्रेटर नोएडा के अंदर कॉलेजेस बहुत सारे हैं। नॉलेज पार्क जो है भाई, वहाँ पे कम से कम भी 100 से ज़्यादा कॉलेजेस तो होंगे। सारे कॉलेज बेसिकली जो प्लेस है ना, नॉलेज पार्क नाम ही इसलिए दिया ग्रेटर नोएडा में, क्योंकि उस पूरी प्लेस में आपको स्कूलिंग का या एजुकेशन पार्ट्स ही मिलता है। अच्छा, तो वहाँ पे क्या मतलब कैसा एनवायरनमेंट रहता है ग्रेटर नोएडा? क्योंकि देखो, बीइंग दिल्ली स्टूडेंट, कोई भी स्टूडेंट जिसने दिल्ली से अपनी स्कूलिंग करी है तो उसके लिए एक नई जगह हो जाती है। जैसे आप भी कह रहे हो कि मैं वेस्ट दिल्ली से बिलोंग करता हूँ, तो आपके लिए कैसा रहा वहाँ पे ट्रैवल करना, और कितना टाइम आपको लग जाता था? हाँ सर, डेफिनेटली मेरे को 2.5 आवर्स लगते थे। अच्छा, वन टाइम? हाँ जी, वन साइड। टोटल मुझे 4.5 आवर्स लगते थे। अगर बाय में मेट्रो जाता हूँ, फिर अगर हम अपने व्हीकल के थ्रू जाते हैं तो उसका तो अलग ही टाइमिंग होता है ना। हाँ। और जैसे मैं मेट्रो से जाता था तो मेरा काफ़ी एक न्यू एक्सपीरियंस था, काफ़ी चीज़ें मुझे सीखने को भी मिली, क्योंकि हम दिल्ली में रहते हैं तो हम नियर बाय फिर अपना कहीं भी घूमने चले जाते अपने बाइक स्कूटी पे, या कहीं कुछ है नहीं दोस्त का बर्थडे मूर्थल चले गए घूमने। बट वहाँ पे ऐसा नहीं था, वहाँ पे चीज़ें काफ़ी दूर दूर थी
स्टेशनरी के लिए भी आपको 2 से 3 किलोमीटर आपको ट्रैवल करना पड़ता था। अच्छा। नियर बाय में कुछ इतना कुछ था नहीं, क्योंकि वो जो पूरी प्लेस थी ना, वो उस पूरी प्लेस के अंदर नॉलेज पार्क में खाली कॉलेजेस ही थे, एक पूरा चौक था, वहाँ पे कंटिन्यूसली कॉलेजेस थे, कुछ प्राइवेट थे, कुछ कोई IIP शॉप के नहीं बनी, यूनिवर्सिटी कोई से। एरिया नहीं बना। शॉप नहीं थी, उसके लिए आपको थोड़ा ई रिक्शा या फिर किसी चीज़ का ना ट्रैवलिंग करनी पड़ती थी, देन आपको मार्केट वाला एरिया मिलता था। एंड वहाँ पे एक मार्केट काफ़ी फेमस भी है, आपने सुना होगा, अल्फा मार्केट। मोस्टली जो कैंडिडेट्स होते हैं सारे वहीं पे मिलते हैं। और एक प्लस पॉइंट ये रहता है, दिल्ली में कॉलेजेस के नियर बाय आपको पीजी फैसिलिटीज़ नहीं मिलती, वहाँ पे आपको इन कैंपस पीजी फैसिलिटीज़ भी मिलती है, और Hostel- आपको नियर बाय भी पीजी और हॉस्टल फैसिलिटीज़ काफ़ी मिलती है। ऐसा लगता होगा यार, जब स्टूडेंट्स की मतलब छुट्टी होती होगी तो कितने सारे स्टूडेंट हो जाते होंगे एक ही जगह पे ना। तो क्राउड तो काफ़ी रहता है ना। और एक डिसएडवांटेज की अगर हम बात करते हैं तो थोड़ा मतलब जैसे आप जानते हो यूपी है, तो यूपी नाम ही फेमस थोड़ा बदमाशी से हो जाता है, तो वहाँ पे उस चीज़ का थोड़ा क्राउड सा भी रहता है कि थोड़ी लड़ाई झड़ाई जल्दी रहती है वहाँ पे। हाँ। कोई किसी से थोड़ा सा फालतू बोल जाए वहीं लड़ने लग जाते हैं। नहीं देखो, ये तो है वहाँ पे, लेकिन बाकी मैंने सुना कि इन टर्म्स ऑफ फैसिलिटीज़ बहुत अच्छा है। हाँ जी सर, फैसिलिटीज़ आपको पूरी मिलती है। और बहुत सारे वहाँ पे स्टूडेंट आउटसाइड मतलब आउटसाइडर्स ही जाता है वहाँ सर पे। मोस्टली ग्रेटर नोएडा में जो आते हैं वो आउटसाइड दिल्ली ही होते हैं। आपको यहाँ पे वहाँ अगर आप कैलकुलेट करते हैं हम, तो वहाँ पे हमें बिहार के बच्चे ही ज़्यादा मिलते हैं, बिहार साइड के या वेस्ट बंगाल आसाम के, वहाँ पे ज़्यादा बच्चे मिलते हैं। दिल्ली के काफ़ी कम बच्चे मिलेंगे, क्योंकि दिल्ली के बच्चों की फर्स्ट प्रेफरेंस रहती है कि हमें दिल्ली में नियर बाय ही कॉलेज मिल जाए। हाँ। बट अगर नहीं मिलता फिर तो ऑप्शन है नहीं हमारे पास, वहीं जाना पड़ता है ग्रेटर नोएडा ही। तो वो सेम सिचुएशन थी। बट काफ़ी स्टूडेंट हैं हमारे जो पढ़ रहे हैं ग्रेटर नोएडा में, और इवन आप भी वहीं से पढ़ के निकले हो। तो मेरे को ये बताइए, आपकी बीबीए में आपने क्या क्या पढ़ा, मतलब क्या किस तरीके से कोर्स का स्ट्रक्चर आपका रहा जब आपको देखने को मिला, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या होते हैं बीबीए जनरल करने जाते हैं, कोई कई सारे सोचते हैं कि हम स्पेशलाइजेशन भी कर लेंगे। तो कोर्स का स्ट्रक्चर किस तरीके से था, मतलब सेमेस्टर वाइज तो है ना, तो क्या क्या सब्जेक्ट्स वगैरह होते हैं, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट क्या क्या होते हैं? सर बेसिकली एज यू नो सभी कोर्सेज कोई भी हम कोर्स परचेज करते हैं तो उसमें हमारा पहला जो सेमेस्टर होता है, फर्स्ट अगर हम ईयर बोलते हैं, वो आपका फंडेड रहता है ना। उसके अंदर इतना कुछ डेवलपमेंट्स नहीं होती, सबके सेम ही होता है। फंडामेंटल सब्जेक्ट्स होते हाँ हैं। जी, तो उसके अंदर हमारे पास भी जनरल था, अकाउंट्स था, फाइनेंसिंग था, मार्केटिंग था, ऑपरेटिंग थे, सोशल मीडिया के सब। बट जो सब्जेक्ट्स थे ना धीरे धीरे डेवलप होते जाते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर में आपको सारी चीज़ें नॉर्मल मिलेंगी, आपको लगेगा हम तो 11th-12th ही पढ़ रहे हैं, कोई चेंज आया ही नहीं है। फाउंडेशन हो रही है। हाँ फाउंडेशन। जैसे सेकंड में आते हैं बच्चे का रैंक बहुत डिक्रीज हो जाता है, जो ग्राफ होता है एकदम नीचे आ जाता है, क्योंकि बच्चे को एकदम से झटका सा मिलता है कि भैया ये तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं, ये क्या आ गया। वो चीज़ें रहती हैं। मैंने ये सुना है कि फर्स्ट ईयर में तो मतलब बच्चा मतलब कूल रहता है कि भैया क्या है देख लेंगे कॉलेज है, और मोस्टली स्टूडेंट सेकंड ईयर में सीरियस होता है क्योंकि पहले साल की बहुत सारी बैक लग जाती है। हाँ, और सर आईपी में बैक का भी बहुत सीन है कि अगर आप एक बार बैक लगी ना तो बैक निकालने के चक्कर में आपको पूरा साल ही रिपीट हो जाता है कई बार। हाँ, उसमें कुछ ऐसा होता है कि क्रेडिट सिस्टम है, हाँ जी, तो उसमें 50% आपको क्रेडिट्स कंप्लीट करने होते हैं, नहीं तो ईयर बैक मतलब वो साल दोबारा रिपीट आपको करना पड़ेगा। और उसमें एक ये भी सीन होता है कि जैसे अगर फर्स्ट ईयर में है तो बच्चा एक बार को कैलकुलेट कर भी सकता है, उसे एडजस्ट कर लेता है, सेकंड ईयर में हो गया। बट अगर आपके सेकंड ईयर या फिर थर्ड ईयर में बैक आ जाते फिर तो आपका ईयर फिनिश हो जाता है, हाँ। आपको रिपीट ही करना पड़ता है। तो कॉलेज में मतलब क्या आपके साथ नया एक्सपीरियंस, मतलब सबसे बढ़िया एक्सपीरियंस आज तक क्या रहा है मतलब? हाँ सर, जैसे मैंने सर्च करे थे ना आईपी में आने से पहले, तो मैंने दिल्ली के भी कॉलेज सर्च करे थे कि दिल्ली में कौन कौन से कॉलेजेस हैं। काफ़ी लिमिटेड कॉलेजेस हैं एज यू नो, है ना। तो दिल्ली में बट जो कॉलेज है वो काफ़ी छोटे छोटे हैं। जैसे मैं ट्रिनिटी से हूँ, तो हमारे कॉलेज की 2 ब्रांचेज है, एक द्वारका वाली, एक ग्रेटर नोएडा। मैं द्वारका वाला देखा, वो तो बहुत ही छोटा है। मेरे कॉलेज का खाली ग्राउंड इतना है ना। ग्रेटर नोएडा में एक प्लस पॉइंट यही रहता है कि आपके कॉलेजेस बहुत बड़े होते हैं, आपको फैसिलिटीज़ काफ़ी मिलेंगी। एंड सेकेंड थिंग पॉइंट यह था कि वहाँ पे आपको फैकल्टी भी काफ़ी फ्रेंकली नेचर वाइज मिलते हैं, वो आपको प्रॉपर सारी चीज़ों में हेल्प करते हैं। अगर आपको कोई डाउट आफ्टर द क्लासेस तो आप उनसे आप घर जाके फ़ोन के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप मैसेज भी उन्हें ड्रॉप कर सकते हैं, इजीली आपको रिस्पॉन्स मिल जाता है। ऐसे कोई खड़ूस नहीं है कि आपको रिप्लाई नहीं करेंगे या कुछ नहीं होगा। और बाकी जैसे देखो, एक प्रैक्टिकल चाहिए स्टूडेंट को, क्योंकि बीबीए में तो डिग्री सभी को मिल रही है ना, तो ये प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे काम आएगा बीबीए हमको? सर जब मैंने चूज़ किया था तो मेरे को काफ़ी डाउट्स थे कि मैं फर्स्ट ऑफ ऑल मैं विदाउट मैथ्स था, आर्ट्स स्टूडेंट हूँ। तो मेरे में मैथ्स थी नहीं, तो मुझे डाउट था कि भाई मेरे पे मैथ्स नहीं है तो मैं पढ़ भी पाऊँगा नहीं पढ़ पाऊँगा, क्योंकि अकाउंट्स थी, अकाउंट्स था, फाइनेंस था, तो मुझे बहुत था कि भाई कि मैं फेल ना हो जाए, मेरी बैक ना आ जाए। अच्छा, मतलब आप ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड से हो और फिर आप मतलब बिजनेस में बीबीए में आए, तो कुछ भाई बहुत ही न्यू। सर स्टार्टिंग में तो काफ़ी इशू हुआ था मेरे को फाइनेंस के अंदर और अकाउंटिंग में, क्योंकि जो मेरा ग्रुप था ना, हम 4 to 5 फ्रेंड्स थे और उन सब में बस एक मैं अकेला था पूरी क्लास में। हम 4 से 3 दोस्त थे जो अकाउंट्स से नहीं थे, नॉन अकाउंट्स थे, तो हमें अकाउंट्स में तो काफ़ी दिक्कत आती थी। बट बाकी जो सब्जेक्ट्स थे, मार्केटिंग हो गया या फिर बिजनेस एनालिटिक्स हो गया,
वो एक प्लस पॉइंट भी था हमारे लिए, क्योंकि आर्ट्स में हम पढ़ते ही ये चीज़ें आ रहे हैं, बिजनेस के रिगार्डिंग इकोनॉमिक्स पढ़ी है, तो वो चीज़ें काफ़ी प्लस पॉइंट भी उसमें रहता इंटरेस्ट था। भी आपको ज़्यादा हाँ था। जी, उसमें इंटरेस्ट भी डेवलप हो जाता है। बट अगर आपने 10th तक अच्छे से मैथ्स पढ़ी है ना, तो आप इजीली अपना बीबीए कंप्लीट कर सकते हो, फर्स्ट ईयर आपका इजीली निकल जाता है। अगर फर्स्ट ईयर में आप अपना डेवलप रहते हैं, है ना, जो आपके कोर्सेज होते हैं उसके अंदर आप अपना फोकस रखते हो, तो आपको इतना आ जाता है, आप इतना स्टेबल हो जाते हो कि आप पास आउट हो जाते हो इजीली। बाकी ट्यूशन वगैरह की भी जरूरत पड़ती है क्या? नहीं, मतलब ट्यूशन की कोई जैसे नीड नहीं होती। जैसे ग्रुप स्टडी से काम चल जाता है ना? बेसिकली जीडी से आपका इजीली हो जाता है। क्योंकि मेरी भी ना कॉलेज टाइम में मेरी मैथ्स वीक थी, तो बहुत टफ मैथ्स आ गई थी कॉलेज के अंदर एकदम से। तो हमारे क्लास में एक स्टूडेंट था अभिषेक नाम से, तो उसको हम गुरुजी बोलते थे, क्योंकि वो हमको मैथ्स पढ़ाता था। तो हमने कहीं एक्स्ट्रा बाहर से ट्यूशन हमने भी नहीं लिया, मैथ्स काफ़ी वीक रही, तो उसने बहुत हेल्प करी हमको, एंड जितना उसने सीखा उतना हमको भी सिखाया। तो ऐसे कॉलेज में क्लासेस में तो स्टूडेंट हेल्प करता ही है एक हाँ, ये तो दूसरे को। डेफिनेटली होता है, ऐसा हमारे ग्रुप में भी था। जैसे मैंने अभी बताया, मैं ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड से हूँ, हाँ तो मेरे को बिजनेस की ज़्यादा नॉलेज थी, क्योंकि मेरे जो फैमिली बैकग्राउंड है वो भी बिजनेस से ही है ना। हाँ तो मुझे बिजनेस का पता था, मार्केटिंग में सेल्स परचेज ये सब क्या होता है, हाँ तो वहाँ पे एक प्लस पॉइंट था। और जो मेरे बाकी फ्रेंड्स थे वो साइंस या फिर कॉमर्स से थे, उनको इतना पता नहीं था, वो अकाउंटिंग में गोड थे, मैं अपना बिजनेस में गोड था। हाँ तो मैं उनका हेल्प करता रहता था कि सेल्स परचेज में या फिर मार्केटिंग में, डिजिटल मार्केटिंग में होता क्या है, इन सब चीज़ों में हेल्प करता था। और बदले वो मेरी हेल्प कर देते थे कि अकाउंटिंग, फाइनेंसिंग में, डेबिट क्रेडिट, इन सब में हेल्प करने में। स्टार्टिंग में तो काफ़ी कन्फ्यूजन रहती कि डेबिट क्रेडिट होता क्या है, कन्फ्यूजन बहुत रहती थी। टर्म्स, नए नए टर्म्स जुड़ हाँ गए। जी। ठीक है, मतलब आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आया ह्यूमैनिटीज़ स्टूडेंट होते हुए भी। बाकी बहुत सारे स्ट्रीम के स्टूडेंट होते होंगे क्लास में आपके, ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ कॉमर्स वाले थे सारे? नहीं सर, काफ़ी थे, आर्ट्स के भी थे, कॉमर्स के भी थे, साइंस वाले भी थे। बट मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि अगर आपके पास आप काफ़ी कंफ्यूज हो ना, जैसे कॉमर्स में होता है कि काफ़ी कंफ्यूज होते हैं, जैसे मैं भी था कि मैं बीए करूँ, जैसे मैंने आपको इन द बिगिनिंग बताया कि बीए करूँ या बीबीए करूँ। तो मुझे ये था कि बीए एक प्रोफेशनल कोर्स होता है ना, उसके अंदर जो बेनिफिट्स होते हैं वो आपको सभी कोर्सेज में नहीं मिलते। जैसे कि इसके अंदर आपको पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कराया जाता है, जीडी क्लासेस होती है, ये आपको सिर्फ बीबीए में ही मिलेगा। अगर आप बीकॉम या फिर बी से कोई अनदर कोर्स करते हो तो उसमें सब चीज़ें नहीं मिलती। अगर आप बीबीए परचेज कर रहे हो तो कोशिश करो कि आप ऑनलाइन या फिर सोल के थ्रू ना करो, डिस्टेंस से आप रेगुलर करो, तभी बेनिफिट। इस पॉइंट पे डिस्कशन करते हैं। मेरे को ये पॉइंट भी मतलब लगता है कि स्टूडेंट्स बहुत सारे ऐसे हैं जो मतलब एट द एंड ये सोचते हैं कि यार कहीं एडमिशन नहीं हो रहा तो ओपन से कर लेते हैं, और फिर वो अटक जाते हैं उसके अंदर, क्योंकि मोमेंटम बिगड़ जाता है। तो आप क्या रिकमेंड करोगे कि भैया एसओएल या फिर ओपन से ग्रेजुएशन, ऑनलाइन ग्रेजुएशन करना सही है, या फिर कॉलेज से जो रेगुलर होता है उसका क्या फ़र्क पड़ता है दोनों में? हाँ सर, देखो, अगर जैसे हम रेगुलर कर रहे हैं तो उसमें और एक दूसरा पर्सन है जो ओपन से कर रहा है, इग्नू या फिर किसी भी वेबसाइट के थ्रू, है ना, ड्यू से, उसमें काफ़ी डिफरेंट होता है, क्योंकि वो इतना इंट्रोवर्ट नहीं होगा, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, उसकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट इतना उनको पता नहीं होता, क्योंकि अगर हम बाहर जाते हैं, कहीं बाहर निकलते हैं अपने एरिया से दूसरे जाते हैं, अगर कोई वेस्ट दिल्ली का बच्चा साउथ में जाएगा, गुड़गांव साइड जाएगा, तो उसे काफ़ी अजीब लगता है कि भाई मैं कहाँ पे आ गया, तो अलग ही जगह है, जन्नत सी आ गई, क्योंकि वहाँ का एनवायरनमेंट और वहाँ के एनवायरनमेंट बहुत फ़र्क होता है। हाँ। कुछ चीज़ों पे काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलती है बीबीए के अंदर। और फिर आपको इसमें सेमेस्टर वाइज भी आपके एग्ज़ाम्स जो होते हैं, और आपको इवेंट्स में भी लेके जाया जाता है, आपको फेस्ट होता है, तो काफ़ी सारी चीज़ें होती है जो आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हेल्प करती है। ये सोशलाइज करती है आपको। सोशलाइज करते हैं बेसिकली, अगर हम कहें तो। और ये आपको किसी और कोर्स में नहीं मिलेगी अगर आप बीसीए करते हैं या फिर बीकॉम करते हैं, क्योंकि मेरे काफ़ी फ्रेंड्स हैं जिन्होंने बीबीए नहीं करके बीकॉम करी थी, बट वो इतने सोशलाइज नहीं है, क्योंकि वो फिर खाली कंप्यूटर चलाते ही रह जाते हैं मेरे अकॉर्डिंग। तो हमें काफ़ी उसमें हेल्प मिलती है कि हम बाहर काफ़ी चीज़ें एक्सप्लोर पब्लिक भी स्पीकिंग करते हैं। हाँ ज़्यादा जी। हो जाती है इसमें। बाकी मेरे को एक चीज़ और ये बताओ, जैसे कि जैसे मैंने बोला कि प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिलना ज़रूरी है स्टूडेंट को, तो कॉलेज कितना हेल्प करता है कि कॉर्पोरेट्स में लेके जाता है विजिट्स वगैरह? ये सर डेफिनेटली, हमारा जो जैसे मेरा कैंपस था, तो हमें 8 to 9 हमें स्कॉलरशिप वो मिली थी कि हम इवेंट्स में जाते थे, अलग अलग इवेंट्स होते थे कॉलेज के बिहाफ पे, और उसके साथ साथ हमें घुमाने भी लेके जाया जाता है, ट्रिप्स होती थी, इंडस्ट्रियल विजिट्स होती थी, जिसमें काफ़ी, जैसे मेरा बीबीए कोर्स था फाइनेंसिंग का, है ना, तो हमें काफ़ी उसके रिगार्डिंग जो भी कोर्सेज थे उसी के बिहाफ पे अलग अलग प्लेसेस पे लेके जाया जाता था। पर्टिकुलर संडे टू संडे एक इवेंट रखा जाता था। बाकी से इंडस्ट्रियल विजिट्स होती, तो इंडस्ट्रियल में कोई याद है आपको ऐसा विजिट जहाँ पे आप गए हो कॉलेज की तरफ से? हाँ सर, एक मतलब नोएडा में ही था। हाँ तो मतलब सडनली मैसेज आता ग्रुप पे मॉर्निंग में कि आज आपके इंडस्ट्रियल विजिट है। हाँ। तो एक ईओडी पार्क करके था, हम्म, हम वहाँ पे गए थे। मतलब वो ऐसा तो आपका अम्यूजमेंट पार्क टाइप में था, हाँ। बट उसके नियर बाय जो मेट्रो स्टेशन था ना, वहाँ पे आपका साइंसिंग था कि आपको फाइनेंसिंग या फिर मेट्रो के रिगार्डिंग वहाँ पे डिटेल्स थी, तो हम वहाँ पे गए थे। और कुछ फिर सेवा टाइप के भी 2-3 इवेंट्स हुए थे,
जैसे अभी बीच में जो एक सीन भी चला था दिल्ली के अंदर पानी के ऊपर लेकर, है ना, कि सेव वाटर के लेकर, तो उसके रिगार्डिंग भी हमारी क्लासेस में 2 ग्रुप बने थे कि हम वाटर सप्लाई करते थे स्टूडेंट्स को, कि कैंप बनते थे हमारे, 2 कैंप्स होते थे, कुछ कैंप दिल्ली में थे, कुछ कैंप नोएडा में थे सिटी मॉल के पास। तो वहाँ पे हम जो एजेड लोड्स होते थे या फिर जो कोई भी अननोन पर्सन होता था उनको हम पानी सप्लाई करते थे, वाटर प्रोवाइड करते थे। बाकी सोसाइटीज़ का क्या रहता है, मतलब सोसाइटी वगैरह क्या होती है कॉलेज के अंदर? तो सोसाइटी वाइज तो काफ़ी अच्छा रहता है। उसमें डिफरेंट डिफरेंट सोसाइटीज़ होती है जिसमें हाँ स्टूडेंट जी, पार्टिसिपेट करते हैं। वो आपके पास ऑप्शनल होता है क्योंकि प्रॉपर ना एक लिस्ट प्रिपेयर होकर आती है क्या ऊपर से मैनेजमेंट से ही, कि ये ऑप्शंस है, आप इनमें से चूज कर सकते हो या आप अपना भी ग्रुप बना सकते हो। अगर कोई बच्चा अपना ग्रुप नहीं बनाता, क्योंकि होता क्या है, हर क्लास के अंदर एक फ्रंट बेंचर होता है, एक लास्ट बेंचर्स होते हैं जो पीछे बैठ के खाली मस्ती करते हैं। बट ऐसा नहीं होता, कॉलेजेस के अंदर आपको उनको भी पार्टिसिपेट करना ही होता है। मेरे क्लासेस के अंदर भी काफ़ी बच्चे थे जो बैक साइड बैठते थे और कुछ फ्रंट पे बैठते थे। फ्रंट वाले को तो फर्स्ट अपॉर्चुनिटी मिलती ही मिलती है कि भाई आप तो जाओगे जाओगे, कोई जाए ना जाए आपको ज़रूर जाना है। हाँ। बट लास्ट वालों को भी मिलता था, अगर किसी ने भी बच्चे ने कोई ग्रुप नहीं बनाया, बच्चों को भी ग्रुप बना के भेजा जाता था ताकि वो सोशलाइज हो और चीज़ों को सीखे, आगे हमारी नई नई चीज़ों को। बाकी आपके अंदर कितना ओवरऑल डेवलपमेंट हुआ है? जैसे कि देखो, मैं ये समझता हूँ कि एक स्टूडेंट ग्रेजुएशन कर रहा है, बीए कर रहा है, और उसने सोचा कि यार बस हमें डिग्री मिल जाए, और कोई स्टूडेंट प्रोफेशनल कोर्स में एडमिशन लेना, जैसे कि आपने प्रोफेशनल कोर्स में एडमिशन लिया, तो क्या आपकी पर्सनालिटी में ओवरऑल डेवलपमेंट हुई है इससे? क्या क्या फ़र्क आपने महसूस करा? हाँ सर, सबसे पहले तो एक जो फ़र्क मुझे खुद से, मुझे अपने आप से लगा कि अगर मैं बीबीए कर जैसे मैं प्रोफेशनल कोर्स करा है, तो एक काफ़ी प्लस पॉइंट रहा है और मैं काफ़ी अपग्रेड भी हो गया कि मैं कॉर्पोरेट फील्ड में इजीली जा सकता हूँ, क्योंकि सब कुछ कॉलेज नहीं सिखाता। बीबीए के अंदर आप बाहर बहुत घूमते हो, इंडस्ट्रियल विजिट्स काफ़ी होती है, आप मार्केट को इवेलुएट करते हो, जानते हो कि क्या चीज़ सही है क्या गलत है, बिजनेस कैसे होता है, सारी चीज़ें पता चलती है, बैंकिंग के रिगार्डिंग भी। और जनरल जो अपना कोर्सेज करता है रियल इस्टेट या फिर किसी भी आप उसमें जाते हो कोर्स में, तो आप डेफिनेटली उसके बारे में काफ़ी चीज़ें सीखते हो। तो मुझे पता चला था कि अगर मैं बीबीए करता हूँ तो मैं 110% मेरी स्किल्स काफ़ी इंप्रूव हुई है, तो मैं किसी भी कॉर्पोरेट फील्ड में जाकर अपना इंटरव्यू क्रैक कर सकता हूँ। सेकंड, उसमें मुझे काफ़ी प्लस पॉइंट ये भी रहा है कि मैं अपना खुद का एम्पायर भी खड़ा कर सकता हूँ। मुझे चीज़ें पता चली कि मेरे को टाइम मैनेजमेंट कैसे करना होता है ना, वर्क लाइफ बैलेंस कैसे होती है, कि अपने वर्क के साथ साथ अपनी फैमिली को भी टाइम देना होता है और अपनी फाइनेंशियल भी हेल्थ कैसे कंप्लीट करनी है, सारी चीज़ें इंप्रूव होती हैं उसमें। वर्क पे फोकस कैसे करना है वो भी आ गया होगा, है ना, क्योंकि प्रायोरिटीज़ चेंज होती है। स्टूडेंट्स की प्रायोरिटीज़ टाइम के साथ, या फिर किसी की भी प्रायोरिटी ये एनवायरनमेंट के हिसाब से ही चेंज होती है। जैसे आपने बोला कि मैं कॉर्पोरेट के लिए रेडी हूँ आज की डेट में, और मेरे को पता है वर्क कैसे करना है, तो कहीं ना कहीं आप जॉब ओरिएंटेड हो, और या फिर कह सकते हैं कि आपको पता है कि वर्क की कितनी इंपॉर्टेंस है, और वो चीज़ आनी भी बहुत ज़रूरी है कि हमें काम की कीमत पता होनी चाहिए। क्योंकि अगर हम वेट करते रहेंगे कि नहीं अभी और पढ़ते हैं तो हमें मार्केट में निकलना तो पड़ेगा वही सीखने के लिए। बिल्कुल सर, डेफिनेटली। जैसे प्रैक्टिकल। अभी मेरा बीबीए कंप्लीट हुआ तो काफ़ी फ्रेंड्स है मेरे जो तैयारी कर रहे हैं अपना मास्टर्स की, बट मैं अभी नहीं कर रहा, है ना। मैंने अभी अपना इंटर्नशिप भी करी थी कुछ मंथ्स रियल इस्टेट के अंदर, और अभी मैं सर्च आउट भी कर रहा हूँ मार्केटिंग के लिए, अपना कुछ बिजनेस एम्पायर करने के लिए। तो उसमें मैंने अपना 1 ईयर का गैप लिया है कि मैं अपना कुछ अपने आप को करके दिखाना है कि कुछ करना भी है मार्केट में भी। अगर मैं खाली बीबीए के बाद डायरेक्ट एमबीए में चला जाऊँगा फिर तो मैं पढ़ते ही रह जाऊँगा, थोड़ा बीच में गैप थोड़ा लेना एक जरूरी प्रैक्टिकल है नॉलेज ना, होना चाहिए। प्रैक्टिकल। और बाकी कुछ सर्टिफिकेशन एड ऑन्स कुछ करने का आपने सोचा है, फिर कॉलेज प्रोवाइड करता है ये सब? सर डेफिनेटली कॉलेज आपको काफ़ी सर्टिफिकेट की अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप पार्टिसिपेट करो और उसके बिहाफ पे आपको सर्टिफिकेट मिलते हैं। और ये चीज़ मैंने अपने इंटरव्यूज़ में, जैसे मैंने कई जगह काम करा है, आपको भी मैंने बताया इंटर्नशिप करी है, तो वहाँ पे काफ़ी प्लस पॉइंट रहता है। अगर आप इंटर्नशिप भी नहीं करते, वैसे भी अगर आप किसी कॉर्पोरेट फील्ड में जाते हो तो एक काफ़ी प्लस पॉइंट रहता है कि आप पे ये अचीवमेंट्स है, क्योंकि ये आपका सर जो रिज्यूमे होता है सीवी, उसमें आपको मेंशन है कि आपने बीबीए करी थी या XYZ कोर्स करा है, बट जो स्किल्स होते हैं वो आपको अपनी शो करनी होती है कैंपस में, या फिर अगर आप किसी कंपनी में भी गए हो। क्योंकि मैंने ऐसे काफ़ी लोग देखे हैं जो कॉलेज में तो काफ़ी टॉप पे रहते हैं ना, जिनके मार्क्स काफ़ी अच्छे आते हैं, बट उनको जॉब उस लेवल पे नहीं मिल पाती। अगर मैं भी किसी कंपनी में जा रहा हूँ, अगर इंटरव्यू दे रहा हूँ, तो अगर मेरी मार्क्स इतने मैटर नहीं करेंगे, मेरी स्किल्स मैटर करती है। क्योंकि अगर मेरे मार्क्स हैं काफ़ी अच्छे, मैंने 9.9 लेके आया हूँ, और वहीं पे एक सेकंड ऑप्शन है कंपनी के ओनर के पास कि दूसरा बच्चा जिसकी स्किल्स अच्छी है बट उसके मार्क्स इतना अच्छी नहीं है, तो उससे पहले इंप्रूवमेंट मिलेगी और मेरे को चॉइस फीलिंग बाद में रहती है। मतलब स्किल्स बहुत स्किल्स इम्पोर्टेंट मैटर है। करती है। और अपने आप जूनियर्स को क्या सजेस्ट करोगे कि जैसे कि अभी आपने बोला कि स्किल्स मैटर करते हैं भाई, है ना, किताबें तो है ही, पढ़ रहे हो फंडामेंटली तो सारी चीज़ें आ ही जाएंगी, लेकिन स्किल्स के ऊपर वर्क करना ज़रूरी है। कौन सा एक ऐसा स्किल आप सजेस्ट करोगे स्टूडेंट को कि उसको हेल्प कर सकता है इन टर्म्स ऑफ प्लेसमेंट्स,
इन टर्म्स ऑफ सेल्फ डेवलपमेंट, कौन सा स्किल आपको लगता है कि उसके पास होना ही चाहिए आज की सर डेट मेरे में? अकॉर्डिंग जैसे अगर हम कोई भी कोर्स करते हैं, जैसे अभी बच्चे बीबीए करते हैं ना, तो उसके अंदर फिर आपके पास एक काफ़ी पॉइंट रहता है कि जो हाईलाइटेड होता है कि आपको एनालाइज करना आना चाहिए चीज़ों को। हम्म क्योंकि आप अगर किसी भी फील्ड में जा रहे हो तो आपके मार्क्स, जैसे मैंने भी बताया, वो मैटर नहीं करते, आपकी स्किल्स मैटर करती है। एक पर्सन है जो पिछले 1 साल से 1.5 साल से कंपनी में काम कर रहा है, और वहीं पे आप अगर किसी कंपनी में न्यू इंटर्न जाते हो या फिर न्यू एम्प्लॉय अगर ऐड ऑन होते हो, तो देयर हैव सम चांसेस कि आपके अगर स्किल्स अच्छे तो आप उससे ज़्यादा एक अच्छी पोस्ट पे जल्दी जा सकते हो। क्योंकि स्मार्ट वर्क और एक हार्ड वर्क के अंदर काफ़ी डिफरेंस होता है। अगर आपको चीज़ों का एनालाइज करना आना चाहिए और आप चीज़ों को समझ सकते हो, राइट। जैसे मैंने भी बताया कि मैंने अब काम भी करा था इंटर्नशिप, तो मेरे को उससे काफ़ी एक्सपीरियंस मिला। तो मेरे को लोगों का माइंडसेट पढ़ने में काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई कि अगर भाई कोई कस्टमर आ रहा है तो मुझे पता होना चाहिए कि मुझे उसको क्या, उसकी नीड्स क्या है, उसकी फिजिकल नीड्स क्या है। अगर ऐसा तो नहीं कि अगर मैं कोई XYZ आइटम या फिर कोई प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ तो मुझे खाली सेल नहीं करना, मुझे कस्टमर की नीड को भी जानना है कि उसकी नीड्स क्या है और वो चाहता क्या है, आया किस रीज़न से लेने। अच्छा, कुछ एक ऐसा पॉइंट बताओ जो आपको ऐसा लगा कि कॉलेज को लेके या फिर एजुकेशन सिस्टम को लेके या फिर कोर्स को लेके कि कुछ एक नई चीज़ इसमें ये ऐड होनी चाहिए थी, इस चीज़ की कमी, कोई कमी लगी आपको कहीं पे भी? सर ऐसा तो कोई कमी लगी नहीं मेरे को, हाँ। बट हाँ अगर देखा जाए तो एक बार को कह सकते हैं कि प्रैक्टिकल जो एग्ज़ाम्स है ना, हमारे बीबीए में प्रैक्टिकलिटी ज़्यादा होती है, तो उसके साथ साथ एजुकेशन को थोड़ा थ्योरिकली करने का भी नीड है। क्योंकि प्रैक्टिकल्स एग्जाम से बोल लो या फिर प्रैक्टिकल लाइफ ज़्यादा इसमें हाईलाइट होती है, जैसे मैंने अभी आपको बताया भी, तो प्रैक्टिकलिटी काफ़ी है, बट अगर हम थ्योरिटिकल देखें तो वो चीज़ काफ़ी कम है। और बाकी जैसे कि हमारे पास अपने 3 साल में ऐसा कोई सब्जेक्ट आया जिसने आपको बहुत परेशान करा हो? सर फाइनेंसिंग था मेरे लिए, तो उसमें काफ़ी परेशान हुआ था। इनफैक्ट एक बार तो मेरे को डर भी लगता था भाई मेरे इस सेमेस्टर में बैक ना आ जाए, क्योंकि फाइनेंसिंग इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। बट धीरे धीरे मैंने हार्डवर्क करा, उसके ऊपर मेहनत करी, तो चीज़ें इंप्रूव होगी। चलो ये तो भी पढ़ाई की बात है। अब ये बताओ कि फ्रेंड सर्कल कैसे कैसे बनाने चाहिए हमको, क्योंकि देखो कॉलेज में, जैसे मैं हर पॉडकास्ट में बोलता हूँ, डिस्ट्रैक्शंस बहुत है कॉलेज में। तो आप कैसे कंट्रोल करोगे खुद को, कैसे फोकस्ड रखोगे, कैसे मोटिवेट रखोगे, और कैसे दोस्तों को सिलेक्ट करें? सर मेरे अकॉर्डिंग अगर पर्सनली मैं गाइड करूँ तो हर तरीके का फ्रेंड होना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि अगर आप खाली फ्रेंड्स बना रहे हो पढ़ाई वाले तो वही हमेशा काम आएंगे, वो एक लेवल तक काम आएंगे, वो एक प्लस पॉइंट भी है, अच्छी चीज़ है। बट थोड़े टेढ़े लोग भी होने टेढ़े चाहिए। लोग भी लाइफ में होने जरूरी हैं, क्योंकि कुछ जगह पे वही काम आ सकते हैं। सही बात है। हाँ। और डिस्ट्रैक्शन तो सर काफ़ी तरीके का होता है, आप भी जानते हैं, देखने वाले सभी जानते हैं हाँ। कि काफ़ी डिस्ट्रैक्शन होता है, बट हर चीज़ एक टाइम पीरियड तक ही अच्छी लगती है। अगर आप कहीं जा भी रहे हो, किसी फ्रेंड के साथ कहीं घूम रहे हो तो अच्छी बात है, घूमो। बट जब टाइम पीरियड आ रहा है, आपके सेमेस्टर के एग्जाम्स नियर बाय आ रहा है, प्रैक्टिकल्स नियर बाय आ उस रहा टाइम पे है, सीरियस तो हो। उस टाइम पे सीरियस होना जरूरी है। और बाकी खर्चा कितना हो जाता है कॉलेज लाइफ में? सर खर्चा तो काफ़ी हो ही जाता है। अगर जनरल कोई बच्चा है अपना डेली अप डाउन भी कर रहा है, कहीं जितना जा नहीं रहा, तो ये तो चीज़ प्रैक्टिकल है नहीं कि सीधा आप कॉलेज जाओ सीधा घर आ जाओ। काफ़ी टाइम ऐसा भी होता है हम कॉलेज जाते हैं, जैसे मैं काफ़ी दूर से आता था तो मैं 2-3 घंटे ट्रैवल करके जाता था। मैं मेट्रो स्टेशन पहुंचता, ग्रुप में मैसेज आता आज तो ऑफ है, आज कैंपस नहीं जाना, तो या तो आज बर्बाद 2 क्लासेस टाइम भी होंगी। बर्बाद, पैसा भी तो बर्बाद। बच्चा सोचता भाई 2 क्लास भी क्यों लेनी, चलो ग्रुप बनाते हैं, कहीं घूमने चलते हैं, पिक्चरें देखते हैं। तो उस चीज़ में काफ़ी रहता है। तो फिर ऑन एवरेज कितना मान के चलेगी मंथली, इतना चाहिए? सर अप्रोक्स अगर हम ट्रैवलिंग का देखते हैं तो आपका 6 to 5,000 तो आपका पर मंथ होना ही होना चाहिए। हाँ। एवरेज 6 to 5,000। मतलब वो तो डिपेंड करता है कॉलेज की डिस्टेंस पे भी। हाँ डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है। हाँ वही, क्योंकि किसी जैसे आपका कॉलेज आपने बताया 2.5 घंटे लगेगा, तो ऑब्वियसली बात है थोड़ा एक्सपेंस भी ज़्यादा हो हाँ जाएगा। जी, हाँ जी। सो आप जैसे अभी आप BBA कर लोगे, फिर आगे आपने क्या प्लानिंग करी है? वैसे कुछ है आपके दिमाग में कि वो MBA करना है? अब जैसे 1 साल तो आप गैप ले ही रहे हो, हाँ जी सर। लेकिन MBA करोगे या फिर अगर जॉब अपॉर्चुनिटी अच्छी मिलती है तो जॉब करोगे? किस चीज़ पे आपका ज़्यादा फोकस है, या फिर खुद का भी कुछ करने की सोची है आपने? सर फिलहाल अभी तो मतलब ऐसा कुछ प्लान करा नहीं है। अभी तो मैं फादर के साथ ही हूँ, जो हमारा बिजनेस है ना, मतलब फैमिली बिजनेस, हाँ। उसी को मैं अभी कंटिन्यू कर रहा हूँ। बाकी कोशिश तो है BBA करनी, MBA भी करनी है आगे चल के, क्योंकि घर वाले कहते हैं कि खाली मास्टर्स करे बिना कोई जॉब मिलेगी नहीं। क्योंकि जब मैंने BBA चूज़ करी थी तो एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट रहता है कि हमें प्लेसमेंट मिलेगी नहीं मिलेगी, जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, क्योंकि काफ़ी कोर्सेज होते हैं जिसमें हमें जॉब नहीं मिलती, जॉब सिक्योरिटी काफ़ी कम होती है। अगर हम इस टॉपिक पे बात करें जॉब सिक्योरिटी पे, तो BBA एक काफ़ी अच्छा कोर्स है जिसके अंदर आपको 110% जॉब मिलनी ही मिलती है।
जैसे जर्नलिज्म हो गया, जर्नलिज्म में जॉब सिक्योरिटी नहीं है, हाँ बीए उसके में जॉब अंदर आपका सिक्योरिटी नहीं है। बैकवर्ड काम ज़्यादा होता है, फ्रंट एंड पे आते आते ही आप एजी टू इतने हो जाते हो, फिर कोई फ़ायदा नहीं रहता वहाँ पे। बट हाँ ये है कि कॉर्पोरेट में काम काफ़ी है हाँ और कंपनी से आज की डेट में बिजनेस पे ज़्यादा फोकस है। तो आप अगर ऐसे जॉब सिक्योरिटी की बात करते हैं तो आपने ऐसा नहीं सोचा कि बीबीए कर रहा हूँ तो मतलब कॉर्पोरेट में ही बड़ी कंपनीज में ही काम करें? सर बीबीए के बाद आप कोऑपरेट में तो डेफिनेटली जा ही सकते हो, उसमें तो कोई डाउट नहीं है, बट आप उसके साथ साथ अपना भी एम्पायर खड़ा कर सकते हो। एक प्लस पॉइंट ये रहता है क्योंकि काफ़ी बच्चे होते हैं जो सोचते हैं कि हम अभी फ़िलहाल कमा लेते हैं कुछ साल ताकि माँ बाप से ना लेने पड़े और फिर अपना एम्पायर खड़ा करेंगे, तो उसमें काफ़ी प्लस पॉइंट भी आपके पास रहता है कि आप अभी फ़िलहाल अपना कुछ टाइम अपनी जॉब कर सकते हो। और बेसिकली जॉब जो होती है वो आपके सब जानती हैं कि स्किल्स के ऊपर मैटर करता है कि आप स्किल्स होनी चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि किसी बच्चे पे पहले से बहुत स्किल्स है, अगर अभी आप किसी को देख रहे हैं वो काफ़ी मेहनती है तो इट मीन्स उसने हार्ड वर्क करा है अपनी लाइफ में, वो पहले कहीं पे किसी लेवल पे था, लो लेवल पे, अब जाके वो मेहनत करके एक लेवल पे आया है, अपनी उसने एक प्लेटफॉर्म जनरेट करा है। तो उस चीज़ में काफ़ी प्लस पॉइंट रहता है कि अगर आपने बीबीए करी है तो आपको जॉब इजीली मिल जाती है क्योंकि आपको नॉलेज होती है उन सब चीज़ों की, मार्केटिंग के रिगार्डिंग कि मेरे को कहाँ पे जाना है और चीज़ क्लियर भी हो जाती है। ये बताइए मेरे को आगे कि बीबीए कोर्स के अंदर आपको किस चीज़ का इक्विपमेंट की कोई ज़रूरत है क्या? लैपटॉप की या फिर कॉलेज में मतलब क्या क्या चीज़ होती है? जैसे आपके एक तो क्लासरूम हो गया जहाँ पे आप स्टडी कर रहे हो, तो इसके बाद आपके पास क्या क्या चीज़ें की रिक्वायरमेंट होती है कॉलेज के अंदर? नहीं सर ऐसा तो नहीं होता, जैसे बीसीए में होता है, बीसीए या बीकॉम के स्टूडेंट्स होते हैं उनको होता है कि हम एक साल पढ़ लिए, 2 साल पढ़ लिए, बट सेकंड थर्ड ईयर में लैपटॉप चाहिए चाहिए क्योंकि उनका तो अलग प्लेटफॉर्म होता है, उनकी जो फील्ड होती है बहुत अलग होती है, टेक्निकली हो कंप्यूटराइज गया पूरा टेक्निकली हो गया, उनको तो टाइपिंग आनी चाहिए, 2-3 चीज़ें होती है, कोडिंग आनी चाहिए, है ना, ये सब चीज़ें होनी चाहिए क्योंकि मेरे फ्रेंड्स थे उनके थ्रू मुझे जो पता थी कि उनको टेक्निकली चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बट बीबीए में ऐसा नहीं है, आप एक सिंपल नोट पैड लेके भी अपना कर सकते हो क्योंकि वहाँ पे आपको मेन फाइनेंसिंग रहता है या फिर मार्केटिंग रहता है। चीज़ें जो है सेकंड थर्ड ईयर में जाके डेवलप होती जाती है। जब मैं फर्स्ट ईयर में था तो मुझे खाली मार्केटिंग के बारे में पता था कि मार्केटिंग क्या होती है, फिर वो चीज़ें डेवलप होती गई सेकंड ईयर में थर्ड ईयर में कि और भी सोशल मार्केटिंग क्या स्पेशलाइजेशन होती है। है। हाँ जी, और फिर आपके पास ना एक चीज़ क्लियर हो जाती है कि आप जैसे बीबी कंप्लीट हो रही है तो तब तक आपका माइंडसेट एक प्रॉपर फॉर्म में हो जाता है कि आपको मास्टर्स किस कोर्स में करनी है, फाइनेंस करना चाहते हो या फिर मार्केटिंग में करना चाहते हो। वो वही चीज़ मैं भी बताने वाला था कि जनरली जब क्लास 12th का स्टूडेंट बीबीए करने निकलता है तो उसके दिमाग में बस बिजनेस आता है हाँ जी कि भाई बिजनेस करना है तो मेरे को बीबीए का कोर्स है, हेल्प कर सकता है। अगर मेरे को कोई जॉब करनी है किसी बिजनेस के अंदर तो वहाँ पे मेरे को बीबीए हेल्प कर सकता है। लेकिन इसके अंदर अपने आप में इतनी सारी स्पेशलाइजेशन है, वो धीरे धीरे करके एक्सप्लोर करने पे ही पता चलता है। थर्ड ईयर के अंदर मोस्टली आप लोगों को हाँ जी स्पेशलाइजेशन देखने को मिलती है जिसमें मार्केटिंग आ गया, फाइनेंस आ गया, ह्यूमन रिसोर्स आ गया, तो एचआर आ गया बेसिकली। हाँ जी। तो इसमें आप स्पेशलाइजेशंस कर सकते हैं, इवन एमबीए में भी आप अपनी स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं इन चीज़ों को लेके। अब जैसे आज की डेट में आपको नहीं लगता कि टेक्निकली स्टूडेंट को ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए? क्योंकि आप मैनेजरियल तो देख ही रहे हो, चलो ठीक है, हाँ जी बट मैनेजरियल के साथ साथ मैनेज तो आपको टेक्निकल बंदों को ही करना है क्योंकि आज की डेट में सारी बिजनेस मोस्टली कहते हैं कि टेक्नोलॉजी पे ही मतलब डिपेंडेंट है। हाँ जी। टेक्निकल एस्पेक्ट से कितना स्टूडेंट को नॉलेज होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें उसे ध्यान रखनी चाहिए? सर डेफिनेटली टेक्निकल की भी स्किल्स होनी बहुत ज़रूरी है ना, ऐसा नहीं कि आप काफ़ी सिर्फ एक चीज़ को ही लेके बैठ सकते हो कि ये मुझे आता है तो मैं इसी के थ्रू कर लूँगा, ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि बीबीए जो है एक एवरग्रीन कोर्स है। जैसे 10th के बाद काफ़ी बच्चे आर्ट्स इसलिए लेते हैं क्योंकि थोड़ा लीनियंट होता है और उसके थ्रू आप किसी भी फील्ड में जा सकते हो आफ्टर द 12th में। अगर आप पे ह्यूमैनिटीज़ है तो आप कुछ भी कर सकते हो, काफ़ी ऑप्शंस रहते हैं। ऐसे बीबीए एवरग्रीन कोर्स होता है, इसमें भी आप काफ़ी ऑप्शंस रहते हैं। अब जैसे मैंने 1 साल का ड्रॉप लिया तो मैंने ये चीज़ डेवलप करने के लिए लिया, रिसर्च करने के लिए कि मैं किस में ज़्यादा बेस्ट हूँ, फाइनेंस में बेस्ट हूँ या मार्केटिंग में बेस्ट हूँ, किस में हूँ, या फिर मैं खाली एचआर ही कर सकता हूँ क्योंकि एचआर की सबसे ज़्यादा डिमांड होती है मार्केटिंग में। सबको लगता है कि अगर आपने बीबीए करे तो आप सीधा एचआर ही लगोगे, मैनेजर लगोगे, बट ऐसा नहीं होता कि आप कंपनी में जाओ मैनेजर पे पोस्ट मिल जाए। ग्राउंड लेवल से स्टार्ट ग्राउंड करना। लेवल से स्टार्ट करना पड़ता है, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें कवर होती हैं। बाकी सीनियर्स ने कुछ बताया कि उनको कैसे मतलब प्लेसमेंट्स वगैरह में क्या क्या उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ आई और कितने तक की प्लेसमेंट स्टूडेंट को मिली हैं? सर एवरेज प्लेसमेंट की अगर हम बात करते हैं तो 6 to 7 मतलब 6 to 8 लाख तो इजीली आपको मिल ही जाएगा क्योंकि वो आपकी जैसे मैंने भी बताया स्टार्टिंग में बैक लग जाती है तो उसके ऊपर काफ़ी डिपेंड करता है। अगर आपकी एक बार भी बैक लगी ना ईयर में किसी भी सेमेस्टर में तो वो चीज़ आपकी मार्कशीट में हाईलाइट हो जाती है और वो अगर आप किसी भी इंटरव्यू में जा रहे हो तो वो चीज़ सबसे पहले पूछता है कि आपकी बैक किस वजह से लगी थी, रीज़न मांगते हैं। अगर मैं स्पेस भी ले रहा हूँ 1 साल का तो भी रीज़न पूछें कि आपने स्पेस क्यों लिया,
क्योंकि वो कंपनी के लिए काफ़ी प्लस और माइनस पॉइंट दोनों चीज़ें मतलब बन फाइनल जाती है। प्लेसमेंट्स में ये बैक ना लगे, हाँ, मतलब बैक बैक नहीं होनी ना चाहिए। लगना है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अगर आप आईपी के थ्रू अपना बीबीए कर रहे हो तो प्लेसमेंट तो डेफिनेटली आपको मिल ही जाती है। और मैं ये नहीं कहूँगा कि किसी को कि अपनी कंपनी के ऊपर डिपेंड रहो कि हमारा भाई कॉलेज अच्छा है, XYZ कोई भी कॉलेज है टॉप 5 कॉलेज में, तो प्लेसमेंट मिलेगी। मेरे ऐसे भी फ्रेंड्स हैं जो टॉप 5 कॉलेजेस में पढ़ते हैं बट उन्हें प्लेसमेंट नहीं मिली क्योंकि उनके अंदर स्किल्स नहीं रही, उन्होंने उतना मेहनत नहीं करी, इतना चीज़ों को समझा नहीं, वो खाली पढ़ते रह गए। सही बात है, सिर्फ हर चीज़ हम कॉलेज पे थोड़ी डिपेंड हो गए। अब हमने कोई चीज़ खरीद ली तो महंगी गाड़ी खरीद, तो ये थोड़ी एक्सपेक्ट करेंगे कि इस गाड़ी में कोई नुकसान नहीं होगा, या इस गाड़ी में हम मतलब हमारे साथ कुछ गलत नहीं होगा, फिर ये गाड़ी अपने आप ही चलने लग जाएगी। गाड़ी तो आपको ही चलानी है, स्किल्स तो आपके ऊपर ही है। तो वही है, मतलब आपको कोई भी चीज़ आप कर रहे हो तो उसमें आपको आज की डेट में स्किल्स की रिक्वायरमेंट है। स्किल्स इन द टर्म्स हम बोल सकते हैं कि खुद को डेवलप करना है कैसे भी करके, हर चीज़ क्योंकि कॉलेज अगर में नहीं ठोक स्किल्स सकते। नहीं है तो फिर आगे आप इम्प्रूव नहीं कर पाओगे ना, एक स्टेज पे नहीं रह सकते। आगे आगे चल के आपको आगे भी जाना है। अगर आपकी एक इनकम है XYZ कुछ भी अगर आप इनकम है, ऐसा नहीं है कि आपने बीबीए करा तो सीधा आपको 25-30 हज़ार का आपको मिल जाए पर मंथ। हम्म कुछ बच्चे होते हैं जिनको 5 to 10 ही मिलता है, बट ऐसा नहीं कि आप डिमोटिवेट हो जाओ कि यार हमें तो मिल ही नहीं रहा। मेरे काफ़ी फ्रेंड्स हैं जिनको जॉब भी मिली है, वो कर भी रहे हैं, और कुछ है नहीं भी कर रहे। तो जी मेरे उनसे डिस्कशन हुआ था कि भाई आप क्यों कर रहे हो क्यों नहीं कर रहे, तो उन्होंने बताया कि अभी हम इतने कैपेबल नहीं है, इतनी हमारी स्किल्स नहीं है कि हमें बीबीए करते सीधा 25 से 30 लाख हमें पर मंथ एनम मिल जाए। तो उसके लिए हमें अपने आप को इम्प्रूव करना पड़ेगा। और कुछ फ्रेंड्स हैं जो कहते हैं कि नहीं भाई मैं तो बीबीए करी है, मेरे अकॉर्डिंग तो मुझे 40 लाख पर महीने मिलना तभी चाहिए। करूँगा जब इतनी जॉब हाँ, अगर सैलरी मेरे को मिलेगी। 25 से कम मिलेंगे तो भैया मैं नहीं कर रहा इस कंपनी में जॉब। तो वो चीज़ गलत है ना, कि आपको अपने आप को इम्प्रूव करना पड़ेगा। अपने आप को किसी कंपनी में जा रहे हो तो वहाँ पे आप प्रूव करके दिखाओ। मेरे भी एक दो स्टूडेंट है जिन्होंने काफ़ी टाइम तक जॉब नहीं करी। वो सोचने लग गए कि भैया हमने तो इतने पैसे लगा दिए अपने ग्रेजुएशन के अंदर, अब मेरे को तो इतनी की सैलरी चाहिए, मैं तो इतनी सैलरी सुन के ही मैंने पढ़ाई करी थी। ऐसे भी लोग हैं जो बोलते कि मैंने तो इतना सुना था अपने दोस्त से, इतनी सैलरी मिलती तभी तो मैंने कोर्स में एडमिशन लिया। अब वहाँ पे उनको इतनी एक्सपेक्टेड सैलरी मिलती नहीं है, तो वो बहुत टाइम तक वो जॉब ही नहीं कर रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि एक तो दाग भी लग जाता है अनएम्प्लॉयमेंट का। तो ये चीज़ गलत है ना। अगर आपको कहीं पे भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है सीखने की, तो सबसे पहले ट्राई टू लर्न। अगर आप देखोगे पेड इंटर्नशिप होती है, और कई बार लोग पैसे दे के इंटर्नशिप करते हैं कि भैया हमें इंटर्नशिप पे रख लो, हमें अपना काम सिखा क्योंकि दो, उन्हें एक्सपीरियंस की नीड है। एक्सपीरियंस की नीड है। तो ये जो एक्सपीरियंस है भाई, वो 10,000 15,000 इससे तो देखो किसी का कुछ नहीं होना। सबसे बड़ी चीज़ है एक्सपीरियंस मिलना, और अच्छी सैलरी मिलेगी तो मतलब आप भी आगे मोटिवेट रहोगे काम करने के सैलरी लिए। तो वो एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आप जैसा अभी आपने बताया कि कोई बच्चा 4 साल तक बैठा है, अब वो सोच के बैठा हुआ है भाई मैं तो 40 हज़ार की ही करनी है, तो आप भैया सोच के बैठे रह जाओगे, फिर आप नहीं कर पाओगे। अगर कोई वहीं उसी टाइम पीरियड में किसी बच्चे ने 10 हज़ार या 15 हज़ार की करी, आप अपने आप को देखो फिर उसे देखो, वो 40 से डबल इनकम जनरेट करता होगा उस टाइम पे, क्योंकि उसकी स्किल्स इंप्रूव हो जाएगी, एक्सपीरियंस आ जाएगा, फिर उस कंपनी को टच करके या फिर किसी और कंपनी में भी इजीली जा सकता है, क्योंकि एक्सपीरियंस ही मैटर करता है। अगर आप किसी हाई प्लेसमेंट पे जा रहे हो तो आपके अंदर स्किल्स होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई कंपनी अगर इंटरव्यू के लिए आ रही है ना, तो दो ही चीज़ अपने दिमाग में सेटअप करके आती है। या तो बच्चा इतना कैपेबल होना चाहिए, आपकी स्किल्स इतनी मैटर होनी चाहिए, या आप इस कंपनी में जाके अपना इंटरव्यू क्रैक कर सको। जब कंपनीज जॉब के लिए आती है कॉलेजेस के अंदर, तो कैसे आती हैं, मतलब वो आपको पहले से ही बता देते हैं कॉलेज वाले कि भाई ये कंपनी आने वाली है? सर वो तो कॉलेज के ऊपर डिपेंड होता है। कुछ कॉलेज होता है वो आपको जीडी की क्लासेस भी देते हैं, मोस्टली सभी कॉलेजेस देते हैं, वो बताते हैं कि आपको अपना इंटरव्यू कैसे क्रैक करना है। और कुछ बच्चे होते हैं जो, आपको मिली थी क्लासेस? नहीं सर मुझे तो नहीं मिली थी, मैं तो आपके थ्रू ही थोड़ा बहुत देखा था, उसी से काफ़ी हेल्प मिली थी हाँ हाँ, यूट्यूब के थ्रू। ग्रुप डिस्कशन होता है कॉलेज पे? हाँ, कॉलेजेस बेसिकली आपकी हेल्प करता है कि आपको जो भी आपका XYZ ग्रुप बनता है व्हाट्सएप पे, उस पर आपको डिटेल शेयर कर देंगे कि ये अपॉर्चुनिटी इंटर्नशिप आ आई रही हुई है, आप ये टाइमिंग है, XYZ लोकेशन है, यहाँ जाके आप अपना इंटरव्यू दे सकते हो। अच्छा, वो कॉलेज में नहीं आती है? नहीं, कॉलेज में नहीं आती, काफ़ी लिमिटेड ही कॉलेज होते हैं जिनके अंदर कंपनी कॉलेज के अंदर आती है, बाकी आपको ही जाना पड़ेगा। अच्छा। सेमिनार होते हैं, उसमें आपको बताया जाता है कि क्या प्लस पॉइंट है क्या माइनस पॉइंट है, कैसे आपको अपने आप को प्रेजेंट करना है वहाँ पे जाके। बट एट दी एंड अगर आप स्क्रिप्ट कोई पढ़ के जा रहे हो कि भाई हम ये पॉइंट्स बोलेंगे, तो वो चीज़ बिल्कुल ब्लैंक हो जाती है। आखिर में आप वही चीज़ कर सकते हो जो आपके दिमाग में होती है। बहुत जेन्युइन रहो, जैसे हो वैसे रहो, वैसे ही जाओ। क्योंकि ऑब्वियसली बात है, जब अपने आप को आप एक्सप्रेस करोगे तो जो आपने सीखा है आपके अंदर से निकल रहा है, आप बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर लोगे। लेकिन अगर आप रट के गए और क्वेश्चन कुछ और आगे, तो फ्लिप हो जाएगा, और ऊपर ऊपर से नर्वसनेस होती है,
तो मतलब आपको वेन्यू होती है, वहाँ पे स्टूडेंट्स को भेजा जाता है, वेन्यू टाइम प्लेसेस आपके पास होता है कि आपको इस टाइम पे तो आपको उसमें उसमें मेंशन रजिस्ट्रेशन भी होता है। करनी होती होगी, हाँ जी। है ना, कि मैं आऊँगा। हम्म। सो अभी तक आपने कोई इंटरव्यू वगैरह दिए कम? सर मैं 2-3 कंपनीज में गया था। तो क्या होता है, मतलब कैसा, मेरे को थोड़ा सा समझाओ कि जैसे जैसे आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो क्या बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, और दूसरा किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए एक स्टूडेंट को, बीइंग ए स्टूडेंट। बताओ, ऐसी कोई वो नहीं है कि देखो, अब मैं आप लोगों को पहले बताया था, हम जो भी अभी कन्वर्सेशन कर रहे हैं ये उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से है, ठीक है। बहुत सारे लोग कमेंट्स में बोलेंगे कि भाई ये कर लेता, वो कर लेता, तेरा ये स्ट्रॉन्ग था सब्जेक्ट। बहुत सारे लोग अलग अलग कमेंट्स करते हैं। मैं भी यश से बात कर रहा हूँ तो मैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू को समझ रहा हूँ और उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बातें कर रहे हैं, एक जनरल कैंडिडेट के तौर पे बात कर रहे हैं। तो पहले तो भाई जज मत करना किसी भी चीज़ को लेके। बाकी मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि आज वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, इससे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को हेल्प मिल रही है। तो यश, अब बताओ कि इंटरव्यू में किस तरीके की क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड कैसा फील होता है जब हम अपने मतलब जाते हैं बाहर अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए। हाँ सर, बेसिकली लोकेशन काफ़ी मैटर करती है कि अगर आप गुड़गांव साइड किसी एनसीआर लोकेशन पे गए हो तो वहाँ का एक्सपीरियंस मेरा काफ़ी अलग था। क्योंकि फर्स्ट टाइम जब मैं गया था तो मैं गया था किसी नोएडा साइड की कंपनीज में, तो वहाँ पे इतना नहीं होता। वहाँ पे आप जा रहे हो तो आप फॉर्मल में जा रहे हो, और वहाँ पे अगर आप इन विदाउट फॉर्मल में कैजुअल में हो तो भी आपको कोई मना नहीं करेगा कि आ जाओ। वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि आपको फॉर्मल में ही आना है, और आपके हाथ में सीवी होना चाहिए, और आपके अगर सर्टिफिकेट्स हैं आप वो भी लेके जा सकते हो। क्योंकि फर्स्ट डे आप पूरा एक बुक सीन लेके जा सकते कि सर ये सर्टिफिकेट थे। फर्स्ट टाइम आपका 3 स्टेजेस में जो होता है ना, आपका इंटरव्यू कंप्लीट होता है, 3 स्टेज होती है। पहले में आपको वेटिंग में डालते हैं, वेटिंग एरिया में। तो काफ़ी लोग सोते जो खाली वेट करके चले जाते भैया तो 2 घंटे हो गए हमारा ले नहीं रहे, हम तो जा रहे हैं। बट वो चीज़ आपका वो ऑब्जर्व कर रहे होता है टीम मेंबर्स कि आप कितना आपके अंदर पेशेंस है। पेशेंस लेवल काफ़ी मैटर करता है। और सेकंड, फिर आप जैसे पर्सनल आप जाते हो तो आपके पास पहले स्टेज के अंदर 2 से 3 आपको देखने को मिलते हैं। 2 से 3 आपके टीचर्स होते हैं या फिर जो आपके अपोनेंट्स होते हैं वो आपसे क्वेश्चंस पूछते हैं। आपको XYZ की कोई भी 2-3 क्वेश्चंस होते हैं। पेपर है, मतलब अगर हम कहें तो रिटर्न में आपका टेस्ट होता है ग्रुप के अंदर। अगर आप उसे क्लियर कर देते हो उसके बाद आपका सेकेंड स्टेज जाती है जिसमें आपको सिलेक्टेड कैंडिडेट्स जाते हैं। अगर फर्स्ट आपका जो स्टेज था रिटर्न पेपर, उसमें अगर 20 बच्चे थे, 20 से 25 का बैच होता है, तो सेकंड जो आपका ग्रुप होगा सेकंड टेस्ट, उसके अंदर 10 बच्चे होंगे, सीधा हाफ हो जाता है। और आते आते जो फाइनल होता है, जो HR के साथ आपका इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है, उसमें उन 20 में से सिर्फ 4 बच्चे जाएंगे। अच्छा। बाकी सबको नेक्स्ट टाइम बी प्रिपेयर बेस्ट ऑफ लक करके भेज दिया जाता है। तो आप पहुंचे थे फाइनल HR तक? सर मैं गुड़गांव साइड में जब कंपनी में गया था, नोएडा में तो मैं पहुंचा हूँ HR तक। मैंने HR से बात किया था, मेरा इंटरव्यू क्रैक भी हुआ था, एक कंपनी से मेरे को ज्वाइनिंग लेटर मिला भी था। बट मेरे को था कि थोड़ा बेहतर करके देखते हैं, क्योंकि सब में ये चीज़ जरूर होती शुरुआत है, मतलब हाँ की शुरुआत है कि एक बार और ट्राई करके देखते हैं। तो जैसे मैंने बताया, नहीं तो नोएडा वाला एक्सपीरियंस था। अगर गुड़गांव में जाता है तो वहाँ का मुझे बहुत अलग लगा था, क्योंकि वहाँ पे आप जैसे जा रहे हो तो पंचिंग के लिए प्रॉपर आपको एक आई कार्ड बना के दिया जाएगा, टेम्परेरी। वहाँ पे आपको फॉर्मल में ही एंट्री होगी, कैजुअल में आपको वापस भेज देंगे चाहे आप किसी भी कॉलेज से आए हो। अच्छा, नोएडा गए तो वहाँ पे कैजुअल में भी आपको मतलब एंट्री? ये काफ़ी पॉइंट मैंने नोटिस करा था कि नोएडा में आप कैजुअल में भी आ जाओ, कोई इशू नहीं है काफ़ी कंपनीज़ में, क्योंकि कंपनीज़ पे ही मैटर करता है। अगर हम देखें कोई भी, अगर जोमेटो हो गया या फिर अमेजोन हो गया, काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनी जो है गुड़गांव में ही है। नोएडा में इतनी सेक्टर वाइज नहीं है। वहाँ पे अगर हम देखते हैं तो आपका कॉर्पोरेट फील्ड के अंदर आपका टैली वाला काम रह जाता है ज़्यादातर, या फिर रियल इस्टेट का काम ज़्यादा होता है, बैंकिंग का होता है। तो वहाँ पे इतना नहीं होता कि वहाँ सैटरडे संडे ऑफ रहता है, वीकेंड। बट गुड़गांव में आपको, जैसे मैंने बताया, कि स्ट्रिक्टनेस ज़्यादा होती है कि आपको फॉर्मल में ही आना है, आपका प्रॉपर टेम्परेरी आई कार्ड बनेगा, और टाइम होता है कि आप ऐसे नहीं कि बीच में उठ के बाहर चले गए कुछ खाने पीने, आपको वहाँ पे वेट ही करना होता है। अगर आप एक बार चले गए तो आपका आई कार्ड जो है वहाँ पे वो फाड़ के आपका रख देते हैं, फिर आपकी एंट्री नहीं मिलेगी। इस चीज़ का काफ़ी ध्यान रखना होता है वहाँ पे। अच्छा, इंटरव्यू देने नहीं देंगे दोबारा? हाँ, वरना फिर इंटरव्यू नहीं देने देंगे। और काफ़ी चीज़ें फिर जज भी करी जाती है कि आपका प्रिंट आउट किस लेवल पे है, कहीं मिस प्रिंटिंग तो नहीं हो रहा है। स्पेलिंग मिस्टेक भी देखते हैं? हाँ, स्पेलिंग मिस्टेक बहुत मैटर करती है। मेरे साथ में एक फ्रेंड था जिसके नेम में ही स्पेलिंग मिस्टेक थी, तो उसे वहीं पे उसे रिजेक्ट कर दे कि आपको तो स्पेलिंग नहीं मेंटेन करनी आ रही, कि आपके जो वर्डिंग्स होते हैं ना उसको एक प्रॉपर एक लाइन वाइज होना चाहिए, जो आपका अलाइनमेंट होना चाहिए प्रॉपर होना चाहिए। ऐसे नहीं कि कोई लाइन कहीं भग रही है, कोई सेंटेंस कहीं जा रहा है। और आपका जो जनरली हम चेक करते हैं CV के अंदर, तो बहुत से होते हैं सेम वर्डिंग में लिख देते हैं, जो वर्ड के अल्फ़ाबेट होते हैं सेम हो जाते हैं, कॉपी पेस्ट हो जाता है। तो वो चीज़ भी काफ़ी मैटर करती है, क्योंकि सबसे पहले वो आपका CV ही कलेक्ट करते हैं जब आप वेटिंग एरिया में होते हैं। तो आपके CV कंपेयर करे जाते हैं एक दूसरे के साथ,
कि इसका सेम तो नहीं है, या इस बच्चे के साथ आए इसका जनरेट तो नहीं है। और एक डिसएडवांटेज ये भी रहता है किसी कंपनी में कि आप अपना रेफरेंस नहीं दे सकते कि भैया यहाँ तो मेरा भाई पढ़ता है, यहाँ मेरे ताऊ जी काम करते हैं। हाँ। तो वहाँ पे आपको बोलेंगे कोई नहीं, आप ताऊ जी काम कर लो या फिर आप काम कर लो, एक ही इंसान काम कर सकता है। अच्छा, ये हाँ, चीज़ क्योंकि काफ़ी भाई देखने को सेम मिलती सेम है। होगा तो फिर ये हाँ, एनवायरनमेंट खराब तो करेंगे। हाँ, हाँ, उनका रहता है कि कंपनी खराब के तो अंदर इम्पैक्ट पड़ेगा एनवायरनमेंट काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता भी है सर, कि अगर सेम फैमिली से या फिर सेम टचिंग से कोई बंदा आ रहा है या फिर XYZ कोई कपल भी होता है, तो उससे काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है कॉर्पोरेट फील्ड के ऊपर, क्योंकि कोई भी गर्लफ्रेंड कंपनी बॉयफ्रेंड चाहती का भी है। रिज्यूमे देख लेते हो। उन्हें लेते ही नहीं सर, मना कर देंगे। हाँ। अगर आप हस्बैंड वाइफ कोई आप पहले से कंपनी में है फिर आप मैरिड हो जाते हो तो एक अलग सिचुएशन हो जाती है वो तो। बट अगर आप स्टार्टिंग में ही आ रहे हैं कि आपका सरनेम चेक किया रहेगा कि आप हस्बैंड वाइफ हैं, तो आप में से दोनों को बुलाया जाएगा और एक को अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि आप अच्छा। आपस में डिसाइड कर लो कि आप में से कौन रहेगा और कौन जाएगा। काफ़ी स्ट्रिक्टनेस है। हाँ, और क्या क्या हुआ वैसे? और इसी हिसाब से सर फिर बेनिफिट भी काफ़ी मिलता है गुड़गांव साइड में, कि वहाँ पे आपको कैब की फैसिलिटीज़ मिलती है, क्योंकि वहाँ पे जो है यूके टाइम के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा काम होता है, नाइट शिफ्ट बहुत होती है। सेफ्टी आपको पूरी प्रॉपर मिलती है, चाहे गर्ल्स के लिए या बॉयज़ के लिए हो, वहाँ पे आपको सेफ्टी मिलती है। और फिर काफ़ी कंपनीज होती है जो आपको क्लब के पासेस भी प्रोवाइड करती है, वो वाला क्लब नहीं जो आप लोग समझ रहे हो डांसिंग वाला, मतलब कि जो कंपनीज के अंदर क्लब्स होते हैं वो सब, और जिम विम इन सब चीज़ों की, स्विमिंग पूल, ये सब फैसिलिटीज़ भी मिलती है एम्प्लॉयज़ के लिए होता हाँ, है। एम्प्लॉयज़ के लिए। क्योंकि अगर आप अपना किसी कंपनी के अंदर 100% दे रहे हो तो कंपनी भी आपको 100% आपको प्रोवाइड देगी ही देगी। ऐसा नहीं कि आप एक साइड से ही फोर्सफुली काम कर रहे हो, वो दोनों चीज़ काफ़ी बैलेंस करके चलते हैं और ट्रांसपेरेंसी भी होती है। बाकी जब आप एचआर तक नोएडा साइड में जब आप गए थे तो वहाँ पे आप एचआर राउंड तक पहुँच गए थे, तो गुड़गांव में क्या सीन रहा आपका? गुड़गांव में तो सर मैं फर्स्ट राउंड में गया था, उन्होंने पेन पेपर वाला दिया था कि आपको कोई भी सिचुएशन दे देंगे, उसके ऊपर आपको पैराग्राफ लिखना है या फिर कोई वर्ड है आपको अपने ऊपर लिखना है कि अपना एक्सपीरियंस शेयर करो। अब कुछ होता है कि कुछ ज़्यादा फ्लो में लिखते चले जाते हैं, डीपली चले जाते हैं, कुछ होता है जो हाईलाइट्स पॉइंट्स लिखते हैं, वो चीज़ मैटर करती है। और फिर अपना इंटरव्यू भी देना होता है। ऐसा नहीं कि आप सीधा एचआर को इंटरव्यू दोगे, एचआर आपको ऑब्जर्व कर रहा होगा कैमरे में बैठ के कि आप ग्रुप जीडी के अंदर आपको जो ग्रुप डिस्कशन होता है कि आप वहाँ पे इंटरव्यू कैसे दे रहे हो। अच्छा। वो चीज़ मैटर करती है कि अगर आपने पहली स्टेज के अंदर ही अपना इंटरव्यू सही से नहीं दिया तो फिर आप बाहर हो। अगर आपने इंटरव्यू दे दिया और आपका रिटर्न में थोड़ा इतना अच्छे से नहीं रहा तो कोई नहीं, वो आपको लीनियंट वे में लेके सेकंड में ले जाएंगे। बट सेकंड काफ़ी टफ हो जाता है, मैं सेकंड तक गया था, थर्ड में नहीं गया था क्योंकि थर्ड में फिर मेरा रिटर्न में थोड़ा रह गया था, क्योंकि वहाँ पे फाइनेंस के रिगार्डिंग जो आप पढ़ते हो वही क्वेश्चन आपसे पुटअप किए जाएंगे, जनरल क्वेश्चन जो होता है फर्स्ट सेमेस्टर वाले। तो वो मतलब ज़्यादा लिखना वैसे अच्छा है या बुरा है? सर ऐसे मतलब बुरा तो नहीं हम कह सकते कि ज़्यादा बुरा है, बट जैसे मैंने आपको बताया था इन द बिगिनिंग कि अगर हम बीबीए के फर्स्ट ईयर में गए तो हमें लगता है ये सब तो हमें आता है, वहाँ भी आपको लगता है कि हाँ भाई हमें सब आता, हम कर देंगे। बट जब हम ऑन द टेबल हम लिखने बैठते हैं ना तब बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है। तो काफ़ी बच्चे तो ये ऐसे होते हैं जो डिजर्विंग होते हैं बट वो इसी चीज़ से मार खा जाते हैं कि हम लिख नहीं पा रहे। वो ओरली बोलने में काफ़ी अच्छे हैं बट वो लिख नहीं पाते। तो बैलेंस करना पड़ेगा, दोनों बैलेंस करना पड़ता है, या तो आपको ये चीज़ अपनी प्रूव करनी होगी कि हाँ मैं इसके अंदर 100% अपना दे सकता हूँ। कंपनी को ये चीज़ आपको दिखानी होगी कि हाँ आप उनके लिए बेनिफिट हो, क्योंकि कोई कंपनी आपको तभी हायर करेगी अगर आप उनको वर्थ इट लगोगे। कोई भी कंपनी आपको फ्री में तो नहीं रखेगी कि आप आओ हमारी चीज़ों का यूज़ करो घर चले जाओ उनको भी उस चीज़ का रिटर्न चाहिए, तभी आपको बेनिफिट मिलेंगे। मतलब काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है मेरे को आज कि मतलब एक स्टूडेंट को क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए, ठीक है। और जैसे यश आपको हेल्प कर रहे हैं वैसे आपका भी कोई एक्सपीरियंस तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना भाई, है ना, क्योंकि ये सब चीज़ें ना आप लोगों को कहीं ना कहीं बहुत हेल्प करने वाली है। आप कभी भी किसी भी टाइम इन स्टेजों पे आप आओगे। और बाकी जब आप एचआर तक पहुंच गए तो एचआर का कोई क्वेश्चन आपको याद है? सर बेसिकली जैसे जब मेरी इंटर्नशिप हुई थी, मतलब स्टार्टिंग का तो मुझे याद नहीं, जब मैं इंटर्नशिप के बाद एक कंपनी में गया था इंटरव्यू के लिए, तो वहाँ पे काफ़ी क्वेश्चंस होता है बट मेरे पास ऐसा कोई वीडियो नहीं था जैसे आप हेल्प कर रहे हैं स्टूडेंट्स की। ऐसा मेरे पे उस टाइम नॉन में कोई वीडियो नहीं थी कि मैं देख के सीख सकूँ। जितना कोशिश किया उतना तो सीखा, बट उस टाइम क्वेश्चंस का इतना नहीं होता। ये चीज़ काफ़ी प्लस पॉइंट रहेगी बच्चों के लिए कि कंपनीज़ में आप अगर सेकंड कंपनी में जाते हो, एक कंपनी से स्विच करते हो, तो वहाँ पे पूछेंगे आपने वहाँ पे छोड़ा क्यों। अगर आपने इंटर्नशिप करी है तो आपने वहाँ पे कंटिन्यू क्यों नहीं करी, क्या आपने उन्होंने आपको पूछा नहीं कि आप करना नहीं चाहते या इतना आप कैपेबल नहीं थे कि वो आपको दोबारा रखें। कुछ होता है जो कैपेबल भी होते हैं, कंपनी उन्हें ऑफर भी करते हैं कि आप यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हो। कुछ होता है कि सोचता चलो अच्छी बात है, गाया बच्चा, बहुत शैतान बच्चा आया था, तो वो चीज़ काफ़ी मैटर करती है। और क्वेश्चन वाइज तो जनरल क्वेश्चन ही होता है बट वो पूछने का जो तरीका होता है ना काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है, ट्रिकी क्वेश्चन पूछते हैं कि आप सिंपल का भी जवाब देने में काफ़ी
मुश्किल हो जाती है। अच्छा, अब हाँ, हम नॉर्मली बात करें तो कोई पूछेगा आपकी स्ट्रेंथ कितनी है, तो आप बता दो कि हाँ भाई ये मेरी स्ट्रेंथ है, ये मेरी हॉबीज़ है। बट जब हम किसी प्लेटफॉर्म पे जा रहे हैं, किसी कंपनी में, तो वहाँ पे अगर कोई पूछ रहा है आपकी स्ट्रेंथ कितनी है, तो वहाँ पे आपको उसके अकॉर्डिंग आंसरिंग करनी होगी। आप ये नहीं कह सकते हाँ भाई मेरी स्ट्रेंथ है कि हमें फिजिकली इतना स्ट्रांग हूँ। वहाँ पे आपको अपना माइंड सेट क्लियर करना चाहिए कि हम किस फील्ड में गए हैं, उस फील्ड के बिल्कुल रिगार्डिंग हमें पढ़ना जरूरी है, मैनिपुलेट भी करना पड़ेगा चीज़। मैनिपुलेट करना आना चाहिए। जैसे कि किसी का प्रोसेस है तो उसके हिसाब से हमें आंसर देने हैं। जैसे रियल एस्टेट में आप गए तो रियल एस्टेट के हिसाब से आपको अपनी स्ट्रेंथ बताने की मैं अपने आपके कस्टमर्स को कन्वर्ट कर सकता हूँ, उनको मतलब प्रेजेंट कर सकता हूँ आपकी चीज़ें, है ना। और सेम दूसरी कंपनी में जाओगे तो वहाँ के हिसाब से आपको अपनी स्ट्रेंथ बतानी ये है। काफ़ी प्लस पॉइंट रहेगा बच्चों के लिए, काफ़ी मतलब हेल्पफुल भी है आप सबके लिए, कि आप किसी भी कंपनी में जा रहे हो उसके लिए रिगार्डिंग थोड़ा रिसर्च करके जाना काफ़ी अच्छी चीज़ है। क्योंकि कंपनी आपके बारे में पूछ सकती है कि आपको हमारे बारे में कहाँ से पता चला। आप बोल दो कंपनी कॉलेज ने हमें प्लेसमेंट के लिए बुलाया है, या फिर किसी फ्रेंड के थ्रू हम आए हैं। बट वो कंपनी के बारे में पूछेंगे आपको हमारे बारे में क्या पता है, और वो आपको क्यों रखेंगे अगर आपको उनके बारे में नहीं पता होगा तो। और वो इम्प्रेस भी हो जाते हैं इस चीज़ से। प्रेस करना वो आपके हाथ में है कि आप डीमोटिवेट होके आ रहे हो या फिर उनको प्लस पॉइंट दे के आ रहे हो कि हाँ भाई मैं आपके लिए कैपेबल हूँ। एक क्वेश्चन भी हो जाता है कंपनी के पास कि अगर आप हमें नहीं ले तो आपको डिसएडवांटेजेस हैं भैया, मुझे हम्म। लोगे तो फ़ायदे ही फ़ायदे हैं आपके, तो ये और चीज़ दिखाना ज़रूरी है। जैसे कंपनी के हम रिसर्च करके जाते हैं तो हम उनको सजेशन भी कभी कभी दे देते हैं। हाँ, जो फीडबैक होता है काफ़ी प्लस पॉइंट भी होता है। कुछ कंपनीज होती हैं जो आपको बेसिकली हायर नहीं कर पाएंगी, बट ऐसा नहीं कि आज मना कर दिया तो कल नहीं करेंगी। मेरा जो कंपनी था रियल एस्टेट के बाद जब मैं गया था तो उन्होंने मुझे मना कर दिया था, क्योंकि मेरे साथ सेम ये क्वेश्चन हुआ था कि आपको कंटिन्यू क्यों नहीं करा आपने। अब मुझे उस टाइम नहीं नॉलेज थी मुझे क्या बोलना है। मेरे से पूछा कि उन्होंने भाई आपने कंटिन्यू क्यों नहीं करा, आपको ऑफर नहीं दिया था उन्होंने। मैं बोला सर ऑफर तो दिया था बट मेरा मन नहीं था, मैं सोच रहा दूसरी फील्ड में जाना है। तो एक डिसएडवांटेज हो गया वहाँ पे, माइनस पॉइंट हो गया कि भैया हाँ, आप तो ऐसे फील्ड चेंज करते रह जाओगे, कोई नहीं आप अपना इजीली अपना आराम से बैठो, आप फील्ड ही चेंज अब करते चेंज रहो। कर लो अब। हाँ, बट काफ़ी कुछ कंपनीज होती है जो आपको ऑब्जर्व भी करती हैं, आपके बाद में आपके जाने के बाद आपको देखते भी है कि आपके अंदर कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स है नहीं है, कि आप वर्थ इट हो उनकी कंपनी के लिए, तो आपको कॉल या ईमेल के थ्रू आपको रिवर्ट भी करती है कि आप आ सकते हो दोबारा इंटरव्यू के लिए। अपॉर्चुनिटीज़ तो बहुत आएंगी वहाँ पे। अपॉर्चुनिटीज़ तो काफ़ी मिलेंगी आपको, वो आपके हाथ में है कि आप उस टाइम पे अच्छे से आप उससे अपने यूज़ आप को करते हो कैसे नहीं करते प्रेजेंट हो। कर रहे हो, है ना। तो ये मतलब देखो इनिशियली तो कोई भी कंपनी काम नहीं करवाएगी आपसे, उनको पता है कि हमको सिखाना तो पड़ेगा ही। क्योंकि कोई भी बंदा किसी भी कंपनी की कितनी भी रिसर्च करके आ जाए, आपकी क्या पोस्ट असाइन होने वाली है वो आप लोगों को कंपनी ही बताएगी, और कंपनी काम देगी करने के लिए। तो फर्स्ट टाइम पे तो कंपनी भी नहीं बता सकती कि आपको यही काम मिलने वाला है। सबसे बेसिक जो क्वालिटीज़ वो देखते हैं कि आप किस तरीके से अपनी प्रेजेंटेशन कर रहे हो, किस तरीके से आप आंसर कर रहे हो, कि आपका बॉडी लैंग्वेज क्या है, आपका पेशेंस लेवल कैसा है, आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल कैसा है, एनालाइज कैसे कर रहे हो, सारी चीज़ों का एक जो है चीज़ें देखी जाती है। मैंने भी ये चीज़ बहुत नोटिस करी है। मतलब मैं भी हम भी जब अपने स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप्स के लिए बुलाते हैं तो हम ये देखते हैं कि स्टूडेंट जो है रिलायबल होना चाहिए, कोई भी बंदा रिलायबल होना चाहिए, उसे कुछ भी सिखाया जा सकता है। काम आप कुछ भी सिखा दोगे आप अपनी कंपनी के हिसाब से, रिलायबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट जो आपका वीक रहेगा किसी भी अगर कंपनी में जा रहे हो, फर्स्ट मंथ तो आपका ट्रेनिंग बेसिस होता है, 2 से 3 महीने ट्रेनिंग में जाता है। हाँ, काम तो कंपनी आपको सिखाएगी, वो तो उनका काम है, वो तो आपको डेफिनेटली सिखाएंगे कि हमारे यहाँ आप आए हो तो आपको ऐसे ऐसे काम करना है, ये डिसिप्लिन रहेगा। बट आपको ये चीज़ भी प्रूव करनी होती है कि हाँ हम आपके लिए कैपेबल हैं इस कंपनी के लिए, कि अगर आप मुझे ये पोजीशन दे रहे हो तो इस पे मैं डिज़र्व करता हूँ इस पोजीशन पे होना। वो चीज़ काफ़ी मैटर करती है। मैं तो यही सजेस्ट करूँगा या फिर यही गाइड करूँगा आप सभी को कि आप रत्तू रोता ना बनो, कि ये सब पढ़ के जा रहे हो। थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज होनी ज़रूरी है कंपनी के रिगार्डिंग, और बाकी जो आप हो वैसे ही बन के रहो। और वहाँ पे जाके इंग्लिश झाड़ोगे या फिर इंग्लिश में ज़्यादा बात करोगे तो चीज़ गलत हो जाती है। कि अगर आपकी इंग्लिश मैटर करती है कि आप वहाँ पे इंग्लिश में बात करो, बट अगर एक सेंटेंस थोड़ा आगे पीछे हो गया तो चीज़ काफ़ी माइनस हो जाएगी, वहाँ पे काफ़ी दिक्कत आ सकती है आप लोगों को। तो इंग्लिश भी चलता है। अगर अच्छा इसको लेके भी एक बात कर लेते हैं कि जब आप इंटरव्यू देने जाते हो कि इंटरव्यू देने जाते हो, देखो कई लोग इंग्लिश में कंफर्टेबल होते हैं, कई लोग नहीं होते। इस चीज़ से बहुत लोग डरते हैं कि मेरे को इंटरव्यू इंग्लिश में तो क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे मेरे से कहीं। तो इस चीज़ का फोबिया मतलब कितना सही है, मतलब कि फ़र्क पड़ता है क्या इंग्लिश सर में? डेफिनेटली फ़र्क पड़ता है, बट अगर आप अपनी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो तो आप अपना उसमें 100% दो। मैं अगर हिंदी में कंफर्टेबल हूँ तो मैं हिंदी में ही बात करूँगा। अभी जैसे मैं आपसे भी हिंदी में बात कर रहा हूँ, मेरे इंटरव्यू हुए हैं मैंने हिंदी में बात करा है। एक कंपनी में मुझे बोला था टॉक इन इंग्लिश, टॉक विद इन इंग्लिश, तो मैंने उनसे इंग्लिश में बात करा। मैंने बताया कि येस आई डेफिनेटली टॉक विद इन इंग्लिश, आई नो इंग्लिश, बट आई एम कंफर्टेबल इन माई हिंदी। तो हिंदी में अपने आप को प्रूव करके दिखाओ कि आप गलत नहीं हो, आपकी जो लैंग्वेज है आप उसमें कंफर्टेबल हो।
क्योंकि कंपनी में ऐसा नहीं कि जो आपके कस्टमर आएंगे या जिससे आप डील करोगे, ऐसा नहीं कि आप सेल्स में ही रहोगे हमेशा, कि आपको कॉलिंग ही करनी है या फिर कस्टमर से बात करनी है। अगर आप एक अच्छी पोस्ट पे हो तो आपके पास क्लाइंट भी आएंगे, आपके जूनियर्स भी होंगे। तो डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर कि आपको हिंदी भी आनी कंपलसरी है, मतलब इंग्लिश आनी चाहिए, बट अपना फ्लुएंट हिंदी में होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप हिंदी में बिल्कुल ओके हो, आपको फ्लुएंट अच्छा है, तो डेफिनेटली आप अपना इजीली इंटरव्यू क्रैक कर सकते हो। बाकी ऐसा कुछ जैसे आपको बोला गया कि टॉक इन इंग्लिश, तो अगर आपने बोला कि मैं हिंदी में कंफर्टेबल हूँ, तो उन्होंने फिर आप बोला कि आप हिंदी में कंटिन्यू हाँ डेफिनेटली, वहाँ पे एक मेरे पास रिस्की पॉइंट था कि अगर मैंने हिंदी में भी ढंग से नहीं बात करी तो ये काफ़ी मेरे को मतलब तुरंत निकाल देंगे, मना कर देंगे कि रहने दो, आपसे नहीं हो पाएगा। अच्छा। तो वो चीज़ मैटर करती है कि अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंस भी ना करो, और कॉन्फिडेंस लेके चलना काफ़ी ज़रूरी है। अगर आप किसी कंपनी में जा रहे हो, 3 पॉइंट सबसे मेन होते हैं। फर्स्ट आपके पेशेंस, सेकंड आपका सीवी एकदम प्रॉपर होना चाहिए, थर्ड आप जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो उसमें ही बात करो। ऐसा नहीं कि कंपनी बहुत बड़ी है। मैं जब गुड़गांव गया था तो मुझे लगा भाई इतनी बड़ी कंपनी है, इसमें तो यहाँ पे आई कार्ड बनता। फर्स्ट टाइम था भैया, लोग स्नैप भी बना रहे हैं अपने आई कार्ड की, ये सब चीज़ें हो रही हैं। हाई फाई मामला है। हाई फाई मामला भैया, तो कॉफ़ी भी मिलती है, स्नैक्स भी मिलता है। हम जहाँ काम करते थे वहाँ तो समोसे भी हफ्ते में 1 दिन आते थे। तो वो चीज़ मैटर करती है। बट मैं वहाँ पे कंफर्टेबल था हिंदी में, तो मैं उस रीज़न की वजह से सेकंड थर्ड राउंड तक भी गया। बट उसमें टाइम भी काफ़ी लगता है। कुछ कंपनीज होती है जो आपको 10 मिनट में फ्री कर सकती है, बट वो आपको वहाँ पे 4 घंटे लगा देंगे आपके पेशेंस लेवल चेक करने के लिए। क्योंकि कंपनी के अंदर पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी के अंडर काम कर रहे हो तो आपको भी पता होना चाहिए कि हम किसी के अंडर हैं, तो हमें उस चीज़ का एक जो लिमिटेशंस होते हैं उसे हाँ एक्सेप्ट करना चाहिए, और अपना सोच समझ के चलनी चाहिए कि आप किसी कंपनी में जा रहे हो तो आप वहाँ पे उससे उल्टा या फिर अब्यूज लैंग्वेज यूज़ नहीं कर सकते, वहाँ पे एग्रेसिव नहीं हो सकते, एग्रेसिव नहीं हो सकते हो। हाँ जी, क्योंकि कॉर्पोरेट का सबसे बड़ा पॉइंट ये रहता है कि अपना गुस्सा, अपना इरिटेशन घर पे छोड़ के आओ भैया। जैसे घर वाले बोलते हैं बहुत ना, डेप्थ वाली चीज़ें बता रहे हो वैसे। हाँ, घर वाले बोलते हैं ना अपना ऑफिस का काम ऑफिस छोड़ के आइयो, ऐसे ऑफिस वाले कहते हैं अपना घर का काम घर छोड़ के आ भैया। खाली ऐसा नहीं कंपनी के लिए ही रहता है, ये आपके लिए भी काफ़ी प्लस पॉइंट है कि अपना पर्सनल लाइफ को और अपना जो वर्क लाइफ है उसे बैलेंस करके चलो। बीवी में पढ़ाया भी जाता है कि WBC क्या होता है, आपका वर्क लाइफ बैलेंस, ये आपको आना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने मतलब घर की चीज़ें काम में कर दी, मिक्स कर क्योंकि दी, फिर आप अपना लाइफ में सक्सेस नहीं हो सकते ना। खाली ऐसा नहीं कि वर्क ही हो, काफ़ी लोग होते हैं जो डिस्ट्रैक्ट भी होते हैं, जैसे हमने बात करा प्यार मोहब्बत में पड़ जाते हैं। जॉब करते तो जॉब उनको करते लंच ब्रेक में भी बातें लंच करनी ब्रेक है। में बातें करनी है, या फिर भैया छुट्टी लेके हम तो बाबू से मिलने जा रहे हैं। तो वो चीज़ गलत है। हाँ चीज़ें करो, मिलो, सारी चीज़ें अच्छी, बट पर्टिकुलर एक टाइम होना चाहिए हर चीज़ का। कि आप अगर वीकेंड में आपके 7 डेज हैं, आप अपने 5 डेज अपने काम को दो, 2 दिन होते हैं सैटरडे संडे, 1 दिन खुद को भी दो, और संडे अपना इजीली जो भी आपको चीज़ लगती है आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी है वहाँ पे आप प्रोडक्टिविटी को इफेक्ट नहीं करना चाहिए चीज़ों का। क्योंकि काफ़ी सारे लोग होते हैं कि इतने ज़्यादा घुस जाते हैं इन चीज़ों के अंदर कि मतलब ना तो फिर वो काम करते हैं और ना तो फिर उसमें भी सक्सेसफुल ही हो पाते हैं। क्योंकि बिना पैसे के तो कुछ है। सही अगर है। हम प्रैक्टिकली बात करें हाँ। लाइफ में, ऐसे नहीं बिल्कुल ही प्रैक्टिकल हो जाओ, प्रैक्टिकल होना ज़रूरी है, बट उसके साथ साथ थोड़ा थियोरिटिकल भी देखना ज़रूरी है। काफ़ी कुछ मेरे को सीखने को मिला आज आपसे यश, और आपके एक्सपीरियंस और आपकी जो नॉलेज है आई होप कि हमारे स्टूडेंट्स को काफ़ी हेल्प करेगी इन टर्म्स ऑफ प्लेसमेंट्स, इन टर्म्स ऑफ इंटरव्यू, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो यार, आपने भी तो फेस करा तभी आपने बताया, है ना, और आप लोग भी फेस करोगे तो फेस करना आना चाहिए। एंड यश ने काफ़ी अच्छे से मतलब अपने BBA की स्टडी को परस्यू करा है, कंप्लीट कर लिया है आज की डेट में। तो आई एम वेरी थैंकफुल कि आपने इतनी सारी चीज़ें शेयर करी। एंड मैं यश भैया की आपको लिंक्डइन की जो ID है वो भी शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप उनसे चाहे तो बात भी करना चाहे तो उसके थ्रू आप अपना कांटेक्ट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसी तरीके के इन्फॉर्मेटिव पॉडकास्ट के अंदर। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।